हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस इज अ कृषि मैम। स्वागत करते हैं आप सभी का वेदांतु नाइन्थ चैनल पे। आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। यस, हाउस द जोश एवरीवन, जल्दी से मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आप सभी के स्कूल में ये ऑलरेडी चैप्टर शुरू हो चुका होगा। बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि मैम शुरू तो हो गया है, समझा तो लिया है मैम ने स्कूल की, बट समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ना एकदम मिक्स हो गए हैं, एकदम डिफिकल्ट सा लग रहा है। बट आफ्टर दिस वीडियो, आफ्टर दिस लेक्चर, आई कैन प्रॉमिस यू कि आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी लगने वाला है। एकदम सिंपल लगेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर है, क्लास 9 का चैप्टर है। आपको लगेगा कि यार ये तो 6-7 का चैप्टर लग रहा है। एकदम इजी वे में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। सो बी रेडी। एकदम अच्छे से आप टेक्स्ट बुक लेकर बैठिए। नोट्स बनाना है आपको पूरे लेक्चर में। अगर मैं इतने डिसिप्लिन वे में पढ़ा रही हूँ, अच्छे से पढ़ा रही हूँ, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी पूरे नोट्स बनाएंगे मेरे साथ। कोई भी बच्चा ऐसे नहीं देखेगा लेक्चर को। आप कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज या कोई मूवी नहीं देख रहे हो, राइट। आप पढ़ाई कर रहे हो। हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, पर समझेगा नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं, उस फन वे में पढ़ेंगे। बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स। पूरा नोट्स बनाना है अच्छे से, एकदम कलरफुल वे में, एकदम डिस्क्रिप्शन के साथ नोट्स बनाएंगे। यस, वी आर रेडी। जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे से पढ़ रहे हैं, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। वैसे तो सीनियर्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं और उनके बहुत सारे अच्छे परसेंटेज आ चुके हैं, बट इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम, दिस इज मी कृषि मैम। आप सभी ये बाद में रीड कर सकते हैं, दैट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी न्यू टीचर होता है तो यस, थोड़ा फ्रीक्वेंसी सेट करने में टाइम लगता है। जब मैं भी स्टूडेंट थी तो मुझे भी टाइम लगता था कि यार ये नए टीचर में समझ में नहीं आ रहा। भले वो नए टीचर कितना भी जान डाल दे, वो नए टीचर के साथ बॉन्डिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट। तो मैं आपको खाली इतना सा बोलना चाहती हूँ कि भले हम न्यू हो, हम दोनों न्यू हो इस जर्नी में, बट आफ्टर दिस वीडियो या आफ्टर दिस लेक्चर, खाली ये लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद में आपको अपना सा लगेगा। ट्यूनिंग बिठाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप खाली मुझे एक चांस दीजिए, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी, आप ही को हेल्प हो जाएगी, ठीक है। आप ही के लिए मैं ये जो भी लेकर आई हूँ, ये आप ही के लिए लेकर आई हूँ। ये जो जर्नी है, ये भी आपकी ही जर्नी है। आई एम जस्ट हियर टू गाइड यू। यस बेटा। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं पूरे 9th स्टैंडर्ड में, और उसके बाद में 10th स्टैंडर्ड में भी हम दोनों एक साथ रहेंगे इस जर्नी में, जिससे आपके क्लास 10 के परसेंटेज, जो आपकी ड्रीम परसेंटेज है बेटा, आप सभी को वो ड्रीम परसेंटेज जरूर से मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले तो सेल चैप्टर या सेल के बारे में समझने से पहले ना पिज्जा की बात कर लेते हैं, है ना। पिज्जा हमारा फेवरेट फूड। आप सभी के मुंह में पानी आ गया होगा ऑलरेडी इस पिक्चर को देख के। आई अंडरस्टैंड, बट इस पिक्चर से मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ, पॉइंट में आते हैं। अब पिज्जा आप खा लेते हो, आप ऑर्डर करते हो पिज्जा। कभी सोचा है कि पिज्जा बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है, वो स्टेप बाय स्टेप होता है, राइट। डायरेक्टली तो पिज्जा नहीं बनता है। अरे पिज्जा छोड़ो, रोटी भी डायरेक्टली नहीं बनती है। बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे पिज्जा का एग्जांपल लेके पढ़ते हैं, इस चीज को समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले तो जो पिज्जा का बेस होता है, वो बेस लेना पड़ेगा। उसमें सॉसेज ऐड करने पड़ेंगे, राइट। मैंने सॉसेज ऐड कर लिए, मैंने पिज्जा का बेस रेडी कर लिया। कोई भी पिज्जा फैक्ट्री में जाओगे तो यही प्रोसेस रहेगा, कोई भी फैक्ट्री का। डोमिनोज की बात कर लेते हैं, तो डोमिनोज वाले क्या करेंगे, पहले सारे पिज्जा बेसिस को रख देंगे, फिर उसके ऊपर सारे सॉसेस को डाल देंगे। उसके बाद में क्या आएगा, टॉपिंग्स आएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट सारे टॉपिंग्स डाले जाएंगे। जो भी टॉपिंग्स वाला पिज्जा होगा वो टॉपिंग्स डाले जाएंगे। उसके बाद में चीज बहुत सारा ऐड हो जाएगा, राइट। एंड देन दे विल कीप इट इन द अवन। अवन में ये पिज्जा कुछ इस तरीके का दिखेगा बाद में, राइट, आफ्टर बेकिंग। उसके बाद में ये जो पिज्जा है, वो पिज्जा आपके घरों तक कैसे पहुंचाया जाता है, बाय पैकेजिंग, राइट। एक अलग अलग बॉक्सेस में डाला जाएगा, उसको अच्छी तरीके से पैकेट करके आपके घरों में डिलीवर किया जाएगा, राइट। तो उसके बाद में डिलीवरी बॉय आपके डोर बेल बजा के आपके डोर स्टेप में आके ये पिज्जा देके जाता है। अब ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बोला, ये पूरा प्रोसेस हमारे बॉडी में भी होता है। अब आप बोलोगे मैम कैसे।
हमारे बॉडी में इतने सारे प्रोसेसेस होते हैं, आपको अंदाजा भी है, इतने सारे प्रोसेसेस होते हैं। आप अभी 1 मिनट बात कर रहे हो ना, अभी 1 मिनट में इतने सारे अनगिनत रिएक्शन हो गए हमारे बॉडी में, उसका कोई हिसाब नहीं है। अभी ये अनगिनत जो रिएक्शंस हुए हैं, उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये कैसे हो पा रहा है? द बिल्डिंग ब्लॉक्स आर नन अदर देन सेल, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, ये जो हमारे ऑर्गन्स है, जो ऑर्गन सिस्टम बनाए हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, राइट? ब्लड वेसल होते हैं। फिर ये सारी जो चीजें हैं वो कैसे बनी है, एकदम मैं माइन्यूट पार्टिकल की बात करूं तो दैट इज कॉल्ड एज सेल, राइट? अब ये जो हमारे बॉडी में सेल जो है, ये सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसकी मदद से वो सेल अपना काम कर पाता है। तो यही बेटा आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट फ्रॉम द पिज्जा। अब जो मैंने पिज्जा का एग्जांपल दिया ना, ये आप हर एक सेल ऑर्गेनल्स में कर पाओगे रिलेट, जब वो टॉपिक आएगा तब। ठीक है, अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये पूरा जो प्रोसेस है, राइट फ्रॉम द बेस टिल द डोर स्टेप, डिलीवरी भी होता है, पैकेजिंग भी होता है, ये सारी चीजें हमारे बॉडी में भी होती है। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ये जो सेल है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये पूरा हम बात करें तो दिस इज कॉल्ड एज सेल। एंड सेल के अंदर जो चीजें प्रेजेंट है बेटा, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये सारी चीजों को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल। सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब है, तो डोंट माइंड मी। यहाँ पे ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, पिज्जा का एग्जाम्पल जो दिया, ये पिज्जा के एग्जाम्पल में ये सारे यूनिट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया, फिर किचन वाला यूनिट हो गया, राइट? एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा ना जहाँ पे ये चीजें होगी, जहाँ पे खाने का बनेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज द किचन। फिर वो किचन के बाद में ये जो पिज्जा ऑलरेडी बन चुके हैं, उसमें पैकेजिंग एक यूनिट रहेगा, जहाँ पे सिर्फ चीजों को पैकेज किया जाएगा, वहां पे किचन नहीं होगा। पूरे फैक्ट्री में देयर आर डिफरेंट 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 डिपार्टमेंट्स, तो ये सारे डिपार्टमेंट का डिफरेंट डिफरेंट रोल रहेगा, खुद का एक रोल रहेगा कि मैं सिर्फ पैकेजिंग ही करने वाला हूँ, मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही करने वाला हूँ, मैं सिर्फ स्टोरेज ही करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे पिज्जा बन गए, तो पिज्जा को स्टोर करेंगे ना, अगर उतना सेल नहीं हो पा रहा है तो वो पिज्जा का क्या करेंगे? फेंक थोड़ी देंगे, उसको हम लोग एक जगह स्टोर करेंगे। सो दैट वुड बी कॉल्ड एज द स्टोरेज यूनिट। तो वैसे ही हमारे बॉडी में भी ना कभी कभी ज्यादा कुछ बन जाएगा, या ऐसा कुछ है जो अभी हम निकाल नहीं सकते, तो उसे हम क्या करेंगे? उसे हम स्टोर कर देंगे, टेम्परेरी या परमानेंट, राइट? तो वो सारी चीजों को जहां पे हम स्टोर करते हैं, वो भी एक सेल ऑर्गेनल होता है। तो हर एक चीज के लिए, हर एक फंक्शन के लिए बेटा हमारे बॉडी में, हमारे सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे डिफरेंट डिफरेंट। और यही हम पढ़ने वाले हैं कि कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि ये पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बच्चों, जो सेल होता है ना, ये सेल का डिफरेंट साइज हो सकता है, डिफरेंट शेप हो सकता है। इसका कोई पर्टिकुलर एक ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई सेल का मतलब कि इतना ही होना चाहिए, यही शेप होना चाहिए या यही साइज होना चाहिए। इट शुड बी सर्क्यूलर या इट शुड बी रेक्टेंगुलर, ये हम कोई स्पेसिफाई नहीं करते हैं। अगर हम सेल बोल रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वो सर्कुलर ही होगा, या हमेशा वो रेक्टेंगुलर ही होगा, या हमेशा वो एकदम छोटा होगा जो हमारे को दिखेगा भी नहीं, नेकेड आइज से दिखेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि जो अंडा होता है दैट इज ऑल्सो अ सेल, ये तो दिखता है ना हमें, उसको तो हमें माइक्रोस्कोप में देखने की जरूरत नहीं होती है, तो क्या मैं उसको बोलूंगी कि नहीं नहीं ये नहीं है सेल? अरे ये है सेल। तो जो एग होता है जो हमें दिखता है दैट इज ऑल्सो अ सेल। और अगर मैं बात करूं हमारे बॉडी के अंदर, तो वो सेल्स नहीं दिख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ सेल। तो इसका मतलब है कि सेल का कोई स्पेसिफिक साइज या शेप नहीं होता है। अगर मैं बोलूं कि ये सेल है, यस दिस इज अ सेल, दिस इज अ नर्व सेल, तो ये भी एक सेल है। इसका शेप देखो आप और इसका शेप देखो, बहुत डिफरेंस है। अगर मैं बोलूं ये सेल है क्या, यस दिस इज अ सेल, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स है, ये एडिपोज के सेल्स है, ये पूरा जो है दिस इज अ टिश्यू, बट उसके अंदर क्या है? उसके अंदर सेल्स है।
ये पूरा ऑयल से बना हुआ है, लिपिड से भरा हुआ है, दूसरे सारे तो नहीं भरे हुए, दूसरे सारे में ऑयल नहीं है। क्या इसका मतलब है कि सेल में ऑयल होता है? नहीं, इसमें है ऑयल। तो सेल के प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होते हैं, जितना शेप अलग है, साइज अलग है, फंक्शन भी अलग होता है, उसका मूवमेंट भी अलग होता है। कोई कोई सेल मोटाइल नहीं होता है, वो एक ही जगह रहने को पसंद करता है। दूसरे जो सेल्स है वो भागते रहते हैं, मूव होते हैं। जैसे कि स्पर्म, स्पर्म के पास फ्लैजेला होता है जिससे वो मूवमेंट कर सकता है। ओवम के पास कुछ भी नहीं है, एग के पास कुछ भी नहीं है, वो मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो मूवमेंट में भी डिफरेंस होता है, राइट? स्पर्म देख रहे हो आप, स्पर्म हमेशा मूवमेंट करता है, एग मूवमेंट नहीं करता है, बट दोनों क्या है, दोनों सेल्स है। ये क्या, ये मसल टिश्यू का एक सेल है। तो यहाँ पे सभी सेल्स का शेप अलग है, राइट? सभी सेल्स का शेप अलग है, साइज अलग है, मूवमेंट अलग है, फंक्शन भी अलग है, राइट? मूवमेंट अलग है, फंक्शन भी अलग है। कुछ भी चीज ऐसे स्पेसिफिक नहीं है व्हेन इट कम्स टू सेल। इट कैन बी सीन थ्रू नेकेड आईज और इट कैन बी माइक्रोस्कोपिक एज वेल। अब बात करते हैं सेल आखिर आया कैसे, ये शब्द आया कैसे, किसने किया इसको डिस्कवर। तो सबसे पहले तो जो रॉबर्ट हुक नाम के एक इंसान थे, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल्स को देखा माइक्रोस्कोप में, राइट? दिस इज कॉल्ड एज कॉर्क। आपने कभी कभी देखा होगा बॉटल का ओपनर जो होता है, ऊपर का भाग जो होता है, उसे हम कॉर्क कहते हैं। इट इज अ डेड टिश्यू ऑफ द ट्री या प्लांट। तो वो जो कॉर्क है, वो कॉर्क का एक पर्टिकुलर पार्ट लिया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा। जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उसमें क्या दिखा पता है? उसमें कुछ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले, हनीकॉम जैसा कोई स्ट्रक्चर था, बहुत सारे। ठीक है, अब इसे रॉबर्ट हुक ने क्या बोल दिया कि भाई इसे हम बोल देंगे सेल। क्या बोल देंगे? सेल। सेल कहा जाता है कि उनकी भाषा में सेल को एक बंद कमरा या जेल का कमरा होता है ना, उसे हम कहते हैं सेल। तो उसे माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके का पिक्चर दिखा कि यार ये तो बंद कमरे जैसा लग रहा है, तो क्यों ना मैं उसको नाम दे दूं सेल। तो तब से ये वर्ड आया, दैट इज सेल। तो सेल यानी क्या? इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका ना ब्रेक डाउन करते हैं, ये डायलॉग बहुत चलता है, हम बचपन से ये डायलॉग को लेकर चलते हैं, बट समझ में नहीं आता है। ब्रेक डाउन करो। बेसिक है, बेसिक मतलब क्या? एकदम मोनोमेरिक यूनिट है, एकदम बेसिक यूनिट, पूरे शरीर का बेसिक यूनिट मतलब सेल। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, जो अपने बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और अपने बॉडी को फंक्शंस प्रोवाइड करता है। मतलब अगर सेल ना हो हमारे बॉडी में, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सेल से ही टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से ही ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से ही ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। तो इसका मतलब है सब कुछ इंटरलिंक्ड है। और अगर सेल ना हो तो कुछ भी नहीं है, हमारे बॉडी ही में ही कुछ नहीं है, हमारा बॉडी ही नहीं बन पाएगा। सो इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके मदद से हमारे लाइफ है, नहीं तो लाइफ ही नहीं है सेल के बिना। अब बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी ये तीन जनों ने दी थी, एक तो श्लिडन, दूसरा श्वान एंड तीसरा वर्चाउ भैया। ये तीनों भैया के नाम आपको याद रखने हैं। कौन? श्लिडन, फिर श्वान एंड तीसरा क्या है? वर्चाउ भैया। सबसे पहले तो श्लिडन के बारे में समझते हैं। जो श्लिडन जो था ना, वो बॉटनिस्ट था। बॉटनिस्ट मतलब कि उसको प्लांट्स का स्टडी करने को अच्छा लगता था। तो वो पूरा दिन प्लांट को लेकर ना माइक्रोस्कोप में बैठा रहता था, देखता रहता था। अब उसको दिखे कि यार प्लांट के अंदर भी जो रॉबर्ट हुक ने देखा था बंद कमरे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो उसने बोला कि भाई सारे प्लांट्स के अंदर ना सेल्स होते हैं। क्या बोला? श्लिडन भैया ने बोला सारे प्लांट्स के अंदर सेल्स होते हैं। फिर श्वान भैया के बारे में बात करते हैं। श्वान भैया एनिमल को स्टडी करते थे, एनिमल टिश्यू को स्टडी करते थे, वो जूलॉजिस्ट थे। तो वो एनिमल टिश्यू को स्टडी कर रहे थे और उनको भी सेम पिक्चर दिखा। उनको भी दिखा कि यार उसमें भी बंद कमरे जैसा स्ट्रक्चर है।
तो उसने भी बोला कि यार ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। श्लिडन ने बोला ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। श्वान ने बोला ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये दोनों ने अपना फाइंडिंग्स बोल दिया भरी सभा में कि मैंने ऐसा फाइंडिंग किया है। दोनों को लगा कि यार दोनों को यही सेम चीज दिख रही है, तो उन्होंने क्या बोला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। क्योंकि तभी के जमाने में खाली प्लांट्स और एनिमल्स में बाइफिकेशन था, ज्यादा डीप में नहीं जाते थे कि अच्छा बैक्टीरिया होता है, वायरसेस होता है, फंगाई होता है, एल्गी होता है। अभी हमें पता है, पर तभी इतना नहीं था। तभी क्या बोलते थे, ऑल प्लांट्स ऑल एनिमल्स, हो गया संसार खत्म, प्लांट्स और एनिमल से ही बना है संसार, ऐसे उनको लगता था। तो ये दोनों ने तो फाइंडिंग करी दी कि ये दोनों में तो सेल्स है, तो इससे क्या घोषित कर दिया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो इससे तो पहला पॉइंट बन गया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। फिर उसके बाद में दूसरा भैया आता है, दैट इज वर्चाओ भैया। वर्चाओ भैया बोलते हैं कि आप लोग जो बोल रहे हो ना वो सही है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स होते हैं, ये बात एकदम बराबर, बट ये सेल्स आए कहाँ से? बचाओ भैया के जो बात थी उसमें पॉइंट तो था, तो ये दोनों तो उनको समझा ही नहीं पाए कि यार ये जो सेल है, ये सेल जो में दिख रहे हैं, ये सेल आए कहाँ से, ये वैलिड क्वेश्चन। वो लोग सॉल्व ही नहीं कर पाए मिस्ट्री को। बचाओ भैया बोलता है आई हैव द सोल्यूशन, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब है कि कोई भी आप डॉटर सेल ले लो, कोई भी सेल ले लो, उसका हमेशा एक प्रीवियस जनरेशन रहेगा ही रहेगा। ऐसे नहीं कि अचानक से कोई भी सेल्स आ गए या चलो जो डायरेक्ट आ गए उत्पन्न हो गए, ऐसे नहीं होता है। हमेशा कोई ना कोई सेल का प्री एग्जिस्टिंग सेल होगा, राइट? जैसे कि आप लोग अपने मम्मी पापा से आए हो, तो वैसे ही हर एक जनरेशन जनरेशन बनती है, डायरेक्टली कोई भी नहीं टपकता, है ना? तो यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही हर एक सेल आता है। ये किसने कहा था? वर्चाओ भैया ने कहा था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसे मार्क कर लीजिए कि ये किसने कहा था? वर्चाओ भैया ने कहा था। रुडोल्फ वर्चाओ सेड ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये आपको बहुत बार असर्शन रीजन में भी पूछा जाएगा एंड एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा, प्लीज मार्क इट। तीसरा, the cells in the basic unit of structure and organization that performs life function। यही बच्चों, इसी का मतलब है ये, that is basic structural and functional unit of life। फिर ये दोनों ने अग्री किया कि ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है, बात बराबर। तो क्यों ना हम एक सेल थ्योरी बना लेते हैं। तो ये तीनों ने मिलकर ये तीसरा पॉइंट दिया, दैट इज सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसकी मदद से हमारे लाइफ में कुछ मीनिंग होता है, कुछ लाइफ में प्रोसेसेस हो पाती है। अगर सेल नहीं है तो टिश्यू नहीं है, टिश्यू नहीं है तो ऑर्गन नहीं है। बेटा यहाँ पे एक फ्लो चार्ट ना याद रखिए आप, हमेशा ना ये फ्लो चार्ट याद रखिए कि इसके बिना तो होने ही नहीं वाला लाइफ। जो भी सेल है, ये सेल एक साथ आ रहे हैं और टिश्यू बना रहे हैं, राइट? सेल्स एक साथ आ रहे हैं और टिश्यू बना रहे हैं। ये अलग अलग सेल्स है, ठीक है? अगर ये सारे सेल्स एक साथ आ गए तो एक क्या बन जाएगा? टिश्यू बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर सारे टिश्यूज एक साथ आ गए तो क्या बन जाएगा? ऑर्गन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? ऑर्गन बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्टमक की, तो स्टमक के अंदर क्या है? ये सारे टिश्यूज है, तो स्टमक के अलग टिश्यू रहेगा। समझ में आ रहा है? ये ऑर्गन जो है, ये ऑर्गन किससे बना है? टिश्यू से बना है। अब ऑर्गन क्या बनाएंगे आगे जाके? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जैसे कि स्टमक एक ऑर्गन हो गया, वैसे ही पैनक्रियास एक और ऑर्गन हो गया, इंटेस्टाइन एक और ऑर्गन हो गया, ईसोफेगस हो गया। ये सारे जो ऑर्गन्स हैं वो एक साथ आएंगे और एक क्यूमुलेटिव फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे कि सभी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? पैनक्रियास हो गए, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन, ये सभी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो डाइजेशन कर सकते हैं, राइट? सो ये एक सिस्टम बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आ रहा है? ऐसे एक पूरा ही
फ्रेमवर्क बन जाता है हमारे बॉडी का, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम, वैसे ही दूसरे सेल से टिश्यू बनेगा। अगर फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाना है तो उसमें लंग्स लगेगा, ये सारी चीजें लगेगी, तो उसमें अलग सेल्स इन्वॉल्व रहेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाना है तो उसमें किडनीज लगेंगे, यूरेटर लगेगा, यूरिनरी ब्लैडर लगेगा, यूरेथ्रा लगेगा, तो उसके अलग सेल्स आएंगे। तो समझ रहे हो, अलग 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 सिस्टम्स ऐसे बनेंगे एंड पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा उसके बाद में। तो दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट सेल्स आर, क्योंकि सेल ही बुनियाद है। अगर सेल नहीं है तो कुछ नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। समझ में आ गया लास्ट पॉइंट का महत्व क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में आपको हमेशा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दिस इज अ फिक्स क्वेश्चन इन योर एग्जाम, सो प्लीज मार्क इट। ये वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। नाम से समझिए, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है हमें, एकदम अच्छे से हम समझेंगे हर एक चीज। सबसे पहले तो यूनिसेलुलर का मतलब समझ लेते हैं। यूनी, यूनी मतलब क्या? यूनी मतलब वन। यूनी मतलब क्या? वन। मल्टी, मल्टी मतलब क्या? बहुत ज्यादा, बहुत सारे या बहुत ज्यादा। जब बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही सेल हो, जब बॉडी के अंदर एक ही सेल हो और जब बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हो, इसे हम कहेंगे मल्टी सेलुलर। और जब बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही सेल है तो उसे हम कहेंगे यूनिसेलुलर। मतलब उसका बॉडी ही एक ही सेल से बना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं अमीबा की, जब भी आपने बचपन से अमीबा बहुत बार बनाया होगा। अमीबा जो पूरा बॉडी है बच्चों, ये एक ही सेल से बना है। ये जो मैं अमीबा बना रही हूं, इसका मतलब है कि यही एक सेल है जो हर एक चीज परफॉर्म करेगी। डाइजेशन भी यही करेगा, एक्सक्रीशन भी यही करेगा, रेस्पिरेशन भी यही करेगा। तो एक ही सेल फॉर्म्स द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर। अगर मैं हमारी बात करूं, ह्यूमंस की बात करूं, तो ह्यूमंस में ऐसा नहीं है। ह्यूमंस में बहुत ज्यादा सेल्स है, राइट? हर एक फंक्शन के लिए एक डेडिकेटेड सेल है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो यहाँ पे फॉर श्योर मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर अलग, मल्टी सेलुलर अलग। बैक्टीरिया हो गई, यीस्ट हो गया, ये सब यूनिसेलुलर में आता है। मल्टी सेलुलर में एडवांस ऑर्गेनिजम्स आएंगे। चलिए फटाफट से एक बार देख लेते हैं दोनों का डिफरेंशिएशन। मेड ऑफ वन सेल, यूनिसेलुलर मतलब क्या? मेड ऑफ वन सेल। दूसरा मल्टी सेलुलर, मेड ऑफ मोर देन वन सेल। इजी था, एकदम इजी टू रिमेम्बर। दूसरा सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल लाइफ फंक्शन। देखो जो मैंने हिंदी में बोला ना, वही चीज अंग्रेजी में लिखी है। बस इतना ही करना है आपको, एग्जाम में रट्टा कुछ नहीं मारना है। मैंने जो जो आपको चीजें समझाई है, जो जो बताई है, बस आप रिमेम्बर करो, आप खाली मेरी बातें सुनो। आपको सारी चीजें ना एकदम फिंगर टिप्स में याद हो जाएगी। आपको सेशन में ही सारी चीजें याद करवा दूंगी मैं। उसका आपको टेंशन ही नहीं लेना कि अलग से बैठना पड़ेगा, रिमेम्बर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। नहीं, आपको सारी चीजें मैं सेशन में ही याद करवा दूंगी। खाली आप चीजों को समझो मेरे साथ, जो मैं आपको समझा रही हूँ उसको समझो। ठीक है, चीजें यहाँ पे डालो। आप मेरी बातों को एकदम फोकस के साथ, अटेंशन के साथ समझो, सुनो। आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, बहुत ही बेसिक डिफरेंस आपको बताया। एक सेल होगा, इसमें बहुत सारे सेल्स होंगे। वही एक सेल क्या करेगा? सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे यही चीज लिखी है, राइट? सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल लाइफ फंक्शन, ईट, रिप्रोड्यूस, गेट रिड ऑफ वेस्ट, मूव, सारी चीजें, लोकोमोशन, सब कुछ यही एक सेल करेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत सारे सेल्स है ना, तो वो क्या बोलेगा? हर एक सेल, हर एक ग्रुप ऑफ सेल को अलग फंक्शन दूंगा। तो यहाँ पे चीजें डिवाइड हो जाती है। यस बेटा। थर्ड, थर्ड पॉइंट में क्या लिख के आओगे? एग्जाम्पल्स लिख के आओगे। यस, तो यहाँ पे अमीबा लिख के आओगे, बैक्टीरिया लिख के आओगे, ईस्ट लिख के आओगे, पैरामीशियम हो सकता है, राइट? तो ये सारी चीजें आप कहाँ कहाँ पे लिख कर आओगे? यूनिसेलुलर। ये भी चीजें याद हो गई। मल्टी सेलुलर में आपको जितना लिखना है आप लिख सकते हो। ह्यूमन लिख सकते हो, डॉग, कैट, मंकी, हर एक प्राणी का नाम लिख सकते हो यहाँ पे। यस, अंडरस्टूड, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट में जाते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। अगेन नेक्स्ट डिफरेंशिएशन। देखो यहाँ पे इस चैप्टर में आपको टोटल 3-4 डिफरेंशिएशन है जो याद होने ही चाहिए।
जैसे कि एक तो हो गया यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, दूसरा हो गया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, तीसरा हो गया एनिमल सेल प्लांट सेल। एकदम मेन है, ये तीनों एकदम ही ज्यादा मेन है। फिर चौथा कभी कभी आता है कभी नहीं आता है, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर करके जाना है। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस ये भी कभी कभी आता है, पर इसका ज्यादा डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएशन नहीं आता। डिफरेंशिएशन में ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक करेंगे। बच्चों प्रोकैरियोटिक मतलब क्या? प्रोकैरियोटिक, अब यहाँ पे भी ना एकदम समझेंगे चीजों को, रट्टा तो मारना ही नहीं है। प्रो, इसको भी ब्रेक डाउन करके समझते हैं। प्रो यानी क्या? प्रिमिटिव। प्रो यानी क्या? प्रिमिटिव। प्रो यानी प्रिमिटिव। यू यानी ट्रू। कैरियोटिक, कैरियोटिक को समझते हैं। कैरियोटिक कम्स फ्रॉम द वर्ड कैरी ऑन। कैरियन यानी क्या? न्यूक्लियस। कैरियन यानी क्या? न्यूक्लियस। यहाँ पे भी यही वर्ड है ना? कैरियोटिक, कैरियोटिक यानी कैरी ऑन, कैरी ऑन यानी न्यूक्लियस। बस हो गया, समझ लिया, इतना ही था। प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिजम्स। न्यूक्लियस तो सभी को पता है ना, सेल के अंदर एक बीच में रहता है, एनिमल सेल में बीच में रहता है, प्लांट सेल में थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। राइट, माइंड ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, जो सब चीज कंट्रोल करता है। जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल के अंदर कौन है ब्रेन? हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बेसिस पे ये दो तरीके के सेल हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिजम्स। प्रिमिटिव यानी क्या? मैम आप प्रिमिटिव बोल रहे हो, प्रिमिटिव बोल रहे हो, प्रिमिटिव यानी क्या? देखो अब मैं पिक्चर बना के आपको थोड़ा समझाती हूँ। सेल के अंदर, आई होप दिस इज विजिबल, सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आप सभी को पता है? बोलो बोलो। डीएनए होता है ना? यस, डीएनए होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, ये डीएनए अगर न्यूक्लियस के अंदर है बेटा, ये न्यूक्लियस के अंदर है, तो इसे मैं प्रोकैरियोटिक नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिया गया है, जिससे मुझे दिख रहा है कि ये एक न्यूक्लियस है। ये दिख रहा है ना, न्यूक्लियस है। यहाँ पे प्रॉपर एक बाउंड्री क्रिएट की गई है, जिससे दिख रहा है कि यार ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है। अब दूसरा सिनेरियो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सेल है, ठीक है, डीएनए इसमें भी है, पर इसमें ना दिख नहीं रहा। इसमें प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं बनी है, टूटी फूटी मेम्ब्रेन बनी है। तो इसे मैं क्या कहूंगी? इसमें मुझे दिख रहा है क्या न्यूक्लियस अलग से है? नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ डीएनए दिख रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिख रही है। तो क्या बोलेंगे हम? इसे हम कहेंगे प्रिमिटिव न्यूक्लियस बेटा। राइट, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है ये प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। सो दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल, दिस इज यूकैरियोटिक सेल। हमारे में यूकैरियोटिक सेल होता है, बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल होता है। उसके अंदर जो डीएनए होता है वो ऐसे ही पड़ा रहता है, साइटोप्लाज्म में ऐसे ही फ्लोट होता रहता है, स्विमिंग करता रहता है, उसको कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड नहीं करती है। एंड दैट स्ट्रक्चर, इसे हम न्यूक्लियस नहीं कह सकते, इसे हम क्या कहेंगे? दिस स्ट्रक्चर हैज अ डिफरेंट नेम। बच्चों इसके ऊपर एमसीक्यू आता है एग्जाम में, काइंडली नोटेड डाउन। इसे हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। इसे हम न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड कहेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। समझ में आ रहा है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोइड एंड न्यूक्लियस? न्यूक्लियस यानी प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा, तो उसे मैं कहूंगी न्यूक्लियस। बट अगर डीएनए को सराउंड करने के लिए प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, डीएनए ऐसे ही पड़ा हुआ है और ऐसे टूटी फूटी मेम्ब्रेन दी गई है, तो उस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगी? न्यूक्लियोइड बोलूंगी। आई कैन नॉट कॉल इट एज न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड, अगर क्वेश्चन आए कि न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इन डैश, यूकैरियोटिक के प्रोकैरियोटिक, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रोकैरियोटिक। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट डैश, तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक।
Nucleus is not present in prokaryotic. Nucleoid is present in prokaryotic. Is this understood? Is this crystal clear? Say yes if this is understood. समझ में आ रहा है सारी चीजें? यस बच्चों, अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं. न्यूक्लियर रीजन, अब मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे ऑलरेडी, राइट. न्यूक्लियर रीजन में यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा, यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा. मोर देन वन क्रोमोसोम, यहाँ पे मोर देन वन क्रोमोसोम हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी न्यूक्लियस है. यहाँ पे नहीं हो सकते, सिंगल क्रोमोसोम ही होगा. एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बैक्टीरिया लिखना है, यहाँ पे आपको जो चाहे वो आप लिख सकते हो, जैसे कि ह्यूमंस हो गया, राइट. अगेन यहाँ पे आप यूकेरियोटिक में ईस्ट लिख के आ सकते हो, राइट. तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप लिख सकते हो. बैक्टीरिया यहाँ पे आना चाहिए. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, यहाँ पे क्या होता है ना, न्यूक्लियस तो नहीं है, न्यूक्लियस के पास तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, प्लस सेल ऑर्गेनल्स जो इसके अंदर है वो सेल ऑर्गेनल्स ही रहेंगे जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती. जो मेम्ब्रेन वाली सेल ऑर्गेनल्स है वो एब्सेंट रहेंगे. तो इसमें क्या रहेगा, सिर्फ राइबोसोम्स रहेंगे. मेन देखेंगे तो राइबोसोम्स रहेंगे, राइबोसोम्स जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो दैट विल बी प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट. तो वैसे ही सेल ऑर्गेनल्स जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है वो रहेंगे यहाँ पे. दूसरे सब कहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे. ठीक है, अंडरस्टूड है. चलिए, यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक सेल में दो पार्टीशन कर दिए हैं. जैसे कि मैंने आपको बोला था कि तीन डिफरेंशिएशन है इंपॉर्टेंट, एक तो एनिमल सेल और दूसरा प्लांट सेल वाला, राइट. तीसरा वाला है ये. फर्स्ट था अपना यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, दूसरा था अपना प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक, तीसरा अपना एनिमल सेल प्लांट सेल. तो आ चुके हम लोग एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंशिएशन में. ये जो एनिमल सेल है ये भी यूकेरियोटिक सेल है, प्लांट सेल भी यूकेरियोटिक सेल है. यूकेरियोटिक सेल यानी क्या कि प्रॉपर न्यूक्लियस ये दोनों में रहेगा, राइट. चलिए, सबसे पहले तो पानी पी लीजिए सारे बच्चे. यस, वाटर ब्रेक एवरीवन, क्योंकि पानी पीना इंपॉर्टेंट है, पानी पीना इंपॉर्टेंट है. आप सभी तो लेक्चर देख रहे हो तो भी आपको पानी पीना इंपॉर्टेंट है, बट मैं तो आपको कंटिन्यूअसली पढ़ा रही हूँ, सो आई हैव टू ड्रिंक वाटर. चलिए फटाफट से आप लोग पानी पी लीजिए. ओके, डन. चलिए, न्यूक्लियस, अभी न्यूक्लियस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे बच्चों. न्यूक्लियस के बारे में क्वेश्चन आने ही वाला है, एमसीक्यू तो फिक्स ही है कि हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन. याद रखना है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए. रॉबर्ट ब्राउन, वो था रॉबर्ट हुक, ये है रॉबर्ट ब्राउन. न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन, इतना याद ही रखना है आपको. डबल मेम्ब्रेन रहता है, देखो न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. दूसरे सब जो रहेंगे मेजॉरिटी सेल ऑर्गेनल्स आर सिंगल मेम्ब्रेन, बट न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. ठीक है, याद रखना है आपको, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. नेक्स्ट फंक्शन क्या रहेगा, एज आई सेड कि न्यूक्लियस अपना ब्रेन ऑफ द सेल है, यही याद रखना है, ब्रेन ऑफ द सेल. इसलिए मैंने यहाँ पे देखो फोटो भी डाला है, ब्रेन ऑफ द सेल. ये भी एमसीक्यू आया हुआ था कुछ साल पहले, मैंने किसी के तो स्कूल में देखा था ये वाला जो एमसीक्यू है, दैट इज डैश इज टर्म्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल. तो यहाँ पे आंसर होगा न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल. ठीक है, नेक्स्ट मेक्स आरएनए एंड प्रोटीन. अब इसमें जो फंक्शंस है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर देयर आर सर्टेन राइबोसोम्स टू. ठीक है, ये जब आप आगे जाके पढ़ोगे ना हायर स्टैंडर्ड्स में तभी आपको समझ में आएगा, नीट की पढ़ाई करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे ये चीजें हो रही है. तो न्यूक्लियस के अंदर भी देयर इज अ सर्टेन स्ट्रक्चर दैट इज न्यूक्लियोलस. ये जो चीज है ना ये अभी आपको नहीं पढ़नी है, तो इसका टेंशन मत लो.
अभी जो चीज पढ़नी है वही मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसका भी आप टेंशन मत लो। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। न्यूक्लियोलस आ गया, न्यूक्लियोलस मेक्स राइबोसोम्स। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आप कर सकते हो नोट डाउन। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। और ये न्यूक्लियस जो क्रोमोसोम्स, देखो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, ऑलरेडी कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैम ये क्या चल क्या रहा है, ये क्या आप बोल रहे हो, आप डीएनए बोल रहे हो, आप क्रोमोसोम्स बोल रहे हो, अभी आगे जाके क्रोमैटिन वर्ड भी आएगा। मेरा तो सर चकरा रहा है। मत चकराओ, रुक जाओ आप। आपको ना मैं एकदम ब्लैंक स्लाइड लेके समझाती हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि यार ये क्या लोचा क्या है। ये क्रोमोसोम्स, डीएनए, ये अलग अलग टर्म्स क्यों यूज हो रहे हैं। कभी बोलते हो कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, कभी बोलते हो क्रोमोसोम्स होता है, कभी बोलते हो क्रोमैटिन होता है, कभी बोलते हो जीन्स होता है न्यूक्लियस के अंदर। होता क्या है न्यूक्लियस के अंदर, होता क्या है, पूरा क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए 2 मिनट ना यहाँ पे अटेंशन देना, ठीक है। आपकी आंखें ब्लिंक नहीं होनी चाहिए, एकदम यहीं पे फोकस होना चाहिए। मैं आपको ना एक चीज समझाती हूँ जो आपको 12th स्टैंडर्ड में लोग समझाते हैं। ठीक है, टीचर आपको 12th स्टैंडर्ड में समझाएगा, पर आप अभी से समझ लो, क्योंकि तब तक मैं नहीं चाहती कि आप कंफ्यूजन में रहो कि होता क्या है न्यूक्लियस के अंदर। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर ये मैंने सेल लिया, ठीक है, सबसे पहले तो मैंने सेल लिया। अच्छे से बनाते हैं सेल को भी ना। ये मैंने एक सेल लिया, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस को मैं थोड़ा एनलार्ज कर रही हूँ, न्यूक्लियस को थोड़ा मैं एनलार्ज कर रही हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस को थोड़ा और जूम करते हैं। आज तो पूरा देख ही लेते हैं यार न्यूक्लियस के अंदर है क्या। न्यूक्लियस के अंदर जब देखा तो उसके अंदर क्या मिला पता है, क्रोमोसोम्स मिले। क्या मिला, क्रोमोसोम्स मिले। क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके के दिख रहे थे। कुछ इस तरीके के दिख रहे थे। अब मैंने और जूम किया, क्योंकि मुझे शांति नहीं मिल रही कि यार क्या है इसके अंदर। चलो और जूम करते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स है बेटा, ये क्रोमोसोम्स में देख रहे हो, ये पिंक कलर के वायर लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं, डीएनए। मैंने और जूम किया। अगर यही डीएनए को मैं थोड़ा सा काट दूं, ठीक है, मैं सिर्फ यही सेक्शन को थोड़ा सा जूम कर लूं, तो ये एक टुकड़ा मुझे मिलता है। और बेटा यही टुकड़े को हम कहते हैं जीन। क्या कहते हैं, जीन। जीन इज अ फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। तो आखिर ये पूरा जो मैंने आपको बोला, इससे आपको समझ में आ गया होगा, क्लैरिटी आ गई होगी कि एक्चुअली यार ये क्या हो रहा है, डीएनए है, जीन है, क्रोमोसोम है, क्या है। चलिए पूरा मैं एक बार आपको समझा लेती हूँ। अब मैंने एक सेल लिया, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस को थोड़ा सा एनलार्ज किया।
एनलार्ज किया तो इसमें मुझे दिखा क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स एक कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए है, ठीक है, कंडेंस फॉर्म। डीएनए पता है कितना लंबा होता है? 2.2 मीटर लंबा। इतना लेंथ का डीएनए, आप समझो इतना लेंथ का डीएनए आप उतने माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर कैसे डालोगे? अकोमोडेट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो इसका क्या इलाज है? वो जो थ्रेड है ना 2.2 मीटर का, उसको आप वाइंड करना शुरू करो, उसको आप कंडेंस करना शुरू करो। तो मैंने इस पर्टिकुलर डब्बे के अंदर फिट करने के लिए डीएनए को इतना छोटा कर दिया। जैसे कि अगर मेरे पास एक वायर है, मेरे पास अभी फिलहाल ये एक वायर है, ठीक है, ये वायर में आप देख रहे हो, अगर ये जो वायर है अगर मुझे इतने छोटे डब्बे में फिट करना है तो क्या करूंगी मैं? उसको ऐसे 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 वाइंड करूंगी ना, तब जाके ये एक छोटे डब्बे में फिट हो सकता है। वैसे ही डीएनए को भी फिट होना है ये सेल के अंदर, ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर। तो ये क्या करने लगता है? उसको खुद को कंडेंस करने लगता है, जिससे वो क्रोमोसोम के शेप में आ जाता है। अब यही क्रोमोसोम को अगर मुझे अनवाइंड करना है, खोलना है, तो क्या निकल के आएगा बेटा? डीएनए निकल के आएगा, राइट? डीएनए क्या है? अपना जेनेटिक मटेरियल है। अब ये जो डीएनए है, ये डीएनए का अगर मैं एक छोटा पर्टिकुलर फ्रेगमेंट निकालू, एक टुकड़ा निकालू, तो वही टुकड़े को मैं कहूंगी जीन। जीन क्या करेगा? आगे जाके एक प्रोटीन बनाएगा जिससे जीन एक्सप्रेशन होगा। जो हमारी आंखों का कलर है, जो हमारे हेयर कलर है, जो हमारा स्किन कलर है, ये सब जो चीजें हैं ये कहाँ से होता है? जीन से होता है। जीन कंट्रोल करता है। जीन एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है जिससे हमारा हेयर कलर डिटरमाइन होगा, जिससे हमारे आंखों का कलर डिटरमाइन होगा, जिससे हमारे स्किन का कलर डिटरमाइन होगा। स्ट्रेट हेयर, कर्ली हेयर, ये सारी चीजें कौन डिटरमाइन करता है? जीन डिटरमाइन करता है। एंड देयर आर सेवरल जीन्स ऑन द डीएनए। तो पूरा जो डीएनए है ना, उसमें हर एक फ्रेगमेंट रहेगा, उसे हम कहेंगे जीन। और हर एक जीन का खुद का एक फंक्शन होगा कि मैं ये चीज करने आया हूँ लाइफ में। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है, क्लैरिटी मिल रही है कि यार जीन का क्या है, क्रोमोसोम का क्या है, और ये सब चीज कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस हुआ कि नहीं हुआ इंपॉर्टेंट? बहुत ज्यादा हुआ इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा पूरा लाइफ ही उस पे डिपेंडेंट है। ये जीन एक्सप्रेशन में ही सारी चीजें अटकी हुई है। तो जीन कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। So that is why nucleus is called as the brain of the cell. अब यहाँ पे ना ये न्यूक्लियस खुद का तो काम कर ही लेता है। खुद का काम क्या है? इसका जेनेटिक मटेरियल, राइट, ये खुद का काम है। ये सिर्फ खुद का काम नहीं करता है, इसको ब्रेन ऑफ द सेल ऐसे ही दर्जा नहीं मिला। ये ब्रेन ऑफ द सेल का मतलब क्या है कि ये खुद का तो काम कर ही लेता है, पर साथ साथ में दूसरे का काम पे भी उसकी नजर रहती है कि गोल्गी क्या कर रहा है? गोल्गी पैकेजिंग क्यों नहीं कर रहा? जल्दी से पैकेजिंग कर। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन क्यों नहीं कर रहा? जल्दी से कर। राइट? वैक्यूल स्टोरेज क्यों नहीं कर रहा? कर। राइट? तो ये सब चीज को ना एकदम सिंक्रोनाइज वे में ऑर्डर देता है, और हर एक चीज स्मूथ मैनर में हो, ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर कुछ भी उलट पलट हो जाता है तो किसको पकड़ा जाता है? न्यूक्लियस को पकड़ा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस की जिम्मेदारी है कि सारी चीजों को कंट्रोल करना है, हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करना है। तो ये कौन करता है बेटा? न्यूक्लियस करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। खुद का तो काम कर ही लेगा, पर दूसरे का एक्टिविटी भी कंट्रोल में रखेगा कि सब चीज बराबर है कि नहीं, राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने अभी पढ़ा है ना वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। एक बार देख लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। और ये सारी चीजें बाय द वे दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी एज वेल। तो ये जो आप लेक्चर कर रहे हो ना, साइड बाय साइड आपका एनसीईआरटी भी हो ही रहा है, एनसीईआरटी का पूरा रीडिंग हो रहा है। सो डोंट टेक एनी टेंशन। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस, जस्ट मैंने आपको बोला, फ्रॉम द पेरेंट्स। जो भी इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स है जैसे कि आई कलर, हेयर टेक्सचर, एनीथिंग, वो सब जो आप मम्मी पापा से इनहेरिट करते हो, वो कैसे इनहेरिट होता है? थ्रू डीएनए, राइट? और ये डीएनए किस में प्रेजेंट है? क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। डीएनए यानी क्या? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। यस, हर एक चीज कर ली हमने इस स्लाइड की। नेक्स्ट जाते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनल है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपका श्योर शॉर्ट गिव रीजन, प्लीज नोट डाउन।
Why is plasma membrane called a selectively permeable membrane? Selectively permeable and freely permeable में डिफरेंस है. सिलेक्टिवली परमेबल यानी क्या कि सिलेक्टिव लोगों को एंटर करने देगा. फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको समझाती हूँ. एक सिनेरियो ले लेते हैं मंदिर का. एक सिनेरियो ले लेते हैं मंदिर का. मंदिर एंड घर, ये दो सिनेरियो है. मंदिर में क्या कभी भी रेस्ट्रिक्शन होता है कि अगर कोई टेररिस्ट आ जाए तो भी उसको एंट्री मिलेगी मंदिर में, राइट? कोई पूछेगा नहीं उसको अनटिल अनलेस उसका हाव भाव देख के कुछ समझे कि यार ये आतंकवादी है या कुछ और है, राइट? तो अगर उसका सब कुछ बर्ताव एंड एवरीथिंग इज नाइस, फिर वो चोरी करता हो या कुछ भी करता हो, मंदिर में कभी भी किसी को ऐसे नहीं बोला जाएगा कि तू नहीं अलाउड है, या दूसरे जाति का या धर्म का हो तो भी किसी को नहीं बोला जाएगा, राइट? तो यहाँ पे मंदिर इज फ्रीली परमिएबल, जिसको आना है आ सकता है, राइट? चोरी करता हो तो भी आ सकता है, अच्छे घर का आदमी हो तो भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, बूढ़ा आ सकता है, बच्चा आ सकता है, एवरीवन कैन कम, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. वेरएज घर पे हम नॉन पीपल को ही आने देंगे. कोई भी अगर आना चाहेगा तो क्या हम आने देंगे? नहीं आने देंगे. डोर से ही पूछेंगे कि आप कौन हो. अगर हमें लगता है कि उसको आने देना है तो ही हम आने देंगे, राइट? सो अपना घर क्या हो गया? एक सिलेक्टिव परमिएबल हो गया. दूसरा मंदिर क्या हो गया? फ्रीली परमिएबल हो गया. तो यहाँ पे यही चीज को हमें लेके चलना है. दो मेम्ब्रेन है, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और दूसरा सेल वॉल है. सेल वॉल या सेल, दूसरा जो सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं बाय द वे. तो प्लीज नोट इट डाउन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो सेल मेम्ब्रेन. बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना है. सेल मेम्ब्रेन अलग है, सेल वॉल अलग है. सेल वॉल जो होता है दैट इज फ्रीली परमिएबल. सेल मेम्ब्रेन जो होता है दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल. जस्ट मैंने आपको समझाया कि सिलेक्टिवली परमिएबल को सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को एंटर करने मिलेगा. अब ये जो सेल है, ये सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है एंड सेल वॉल भी है. तो सेल वॉल क्या करेगा? सभी को एंटर करने देगा बिकॉज इट इज अ फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन. तो सेल वॉल के जरिए तो वो एंटर हो गया. बट सेल डजंट वांट कि भाई कोई भी आ जाए. नहीं तो सेल में तो बैक्टीरिया भी आ जाएंगे, वायरस भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा. बट वी डोंट वांट, राइट? कोई तो होना चाहिए ना बॉडीगार्ड जो कि स्टॉप करेगा, जो कि नॉन चीजों को ही आने देगा. और वही है अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड दैट इज वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. इसलिए इस पे फोकस दिया जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले कि मैं सिलेक्टिव परमिएबल नहीं बनूंगा, आज से मैं सबको आने दूंगा, पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा क्योंकि सारी चीजें एंटर होगी हमारे सेल के अंदर दैट वी डोंट वांट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो ये उसका हो गया सबसे पहला फीचर कि सिलेक्टिवली परमिएबल है. दूसरा फीचर, ये एक सेल को ना एक स्ट्रक्चर देता है, ठीक है? एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन रहता है या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है. सेल वॉल इज एब्सेंट. ये जो है ना, ये एब्सेंट रहता है इन केस ऑफ एनिमल सेल. दैट मीन्स कि आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन प्लांट सेल में कौन होगी? सेल वॉल होगी. वेर एज एनिमल सेल में अगर मैं आउटर मोस्ट बोलूं तो ये होगा सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि उनके पास तो सेल वॉल है ही नहीं, राइट? तो सेल मेम्ब्रेन ही वो है जो उनको एक सेल को स्ट्रक्चर देगा, एक फ्रेमवर्क देगा इन केस ऑफ एनिमल सेल्स. यहाँ पे तो खैर है, सेल वॉल भी है, तो सेल वॉल भी उसको स्ट्रक्चर देता है प्लांट सेल को, ठीक है? तो यहाँ पे यही चीज लिखी गई है, फिजिकल बैरियर ऑफ द सेल सेपरेट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड सिलेक्टिव परमिएबल रहता है. लोकेशन कहाँ पे बेटा? लिपिड बाइलेयर है एंड इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. लिपिड बाइलेयर मतलब क्या? कि यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है जिससे वो बना है, तो देर इज अ लिपिड बाइलेयर, दो लेयर्स रहती है उसकी, ठीक है? एंड इट इज कॉल्ड एज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. दो लिपिड की लेयर रहेगी. इतना डिटेल में नहीं करना, 10th स्टैंडर्ड में या 12th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है? तो ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, इतना अभी से लोड नहीं लेना है. अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की. साइटोप्लाज्म क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म
एक तरीके का आप मान लो स्विमिंग पूल है, एक तरीके का स्विमिंग पूल है जो कि पूरे सेल ऑर्गेनल्स को फ्रिक्शन फ्री में मदद करता है। अगर साइटोप्लाज्म नहीं होता तो जो सेल ऑर्गेनल्स है वो तो आपस में एकदम फ्रिक्शन से डिशुम डिशुम हो जाएंगे, तो काम नहीं चलेगा। तो ये एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन, जो सेल ऑर्गेनल है उनके बीच में कम्युनिकेशन आप कैसे करवा रहे हो। एक फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल एक प्रोडक्ट बना रहा है जो दूसरे सेल ऑर्गेनल को चाहिए, तो वो पास कैसे होगा। उसके पास हाथ पैर तो है नहीं कि भाई सेल ऑर्गेनल ऐसे, हाँ चल तू कैच कर, तू गोल्गी बोलेगा कैच कर, वैक्यूल तू कैच कर, मैं फेंकता हूं यहाँ से, ऐसे नहीं होगा ना। उसको कुछ ना कुछ मीडिया लगेगा, कुछ कुछ लगेगा, जरिया लगेगा जिससे वो ऐसे दे सकता है। तो वही जरिया साइटोप्लाज्म है। वो क्या करेगा, गोल्गी क्या करेगा, अगर कुछ उसको देना है दूसरे सेल ऑर्गेनल को तो क्या करेगा, वो चीज साइटोप्लाज्म में डाल देगा और साइटोप्लाज्म के जरिए वो वहां पे फ्लोट होके चला जाएगा। सो दैट इज हाउ सेल ऑर्गेनल्स कम्युनिकेट विद इन ईच अदर थ्रू साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो फ्लूइड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल कंटेन्स वाटर, सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेट्रा। फंक्शन क्या है, एड्स इन मूवमेंट, एड्स इन मूवमेंट। आप देखोगे हायर स्टैंडर्ड्स में ना बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि अमीबा की मैं बात कर लेती हूँ। अमीबा का मूवमेंट सोलली साइटोप्लाज्म की वजह से है। अगर साइटोप्लाज्म उसका निकाल दो तो उसका जो सूडोपोडिया है वो काम भी नहीं करेगा, है ना। ये जो सूडोपोडिया है उसका मूवमेंट ऐसे 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 करके आता है। वो कैसे आ पाता है, क्योंकि उसके अंदर साइटोप्लाज्म है जो मूव कर रहा है। अगर साइटोप्लाज्म ना हो तो फिर ये मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा बच्चों। यस, तो साइटोप्लाज्म हेल्प्स इन द मूवमेंट, हेल्प्स इन द मूवमेंट। सेल वॉल की बात करते हैं, provides support and protection for the cell. Next, structure lies outside the cell membrane, freely permeable होता है। Where in case of plant cell, ये कहाँ पे होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है। अगर मैं एनिमल सेल और प्लांट सेल की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है। वैसे सेल वॉल बैक्टीरिया में भी होता है, फंगस में भी होता है। ठीक है, बट हियर वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर ऑर्गेनिजम्स। इसलिए मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है। फाउंड इन प्लांट्स, एल्गे, फंगाई एंड मेनी अदर बैक्टीरिया। सेम चीज बोली मैंने, नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल में कतई नहीं होता। एनिमल सेल में डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बेटा। ठीक है, यस। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, आई ड्रिंक वाटर। मेरा थ्रोट बहुत ही खराब है, लाइक इट्स swollen, बट आई थॉट कि वी कैन नॉट मिस द लेक्चर क्योंकि बहुत लेट हो जाता फॉर द वन शॉट। क्योंकि जब तक मेरा रिकवरी होता तब तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। क्योंकि आपको वन शॉट चाहिए, ये ही पीक टाइम है जहां पे आपको स्टडी करना शुरू कर देना चाहिए, वन शॉट शुरू कर देना चाहिए। दैट इज वाई जितनी मेहनत से मैंने ये वन शॉट बनाया है उतनी ही मेहनत से आई एक्सपेक्ट कि आप लोग उसकी 10%, एटलीस्ट 10% तो वो वैल्यू करना। ठीक है, चलिए अब ये जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है इसको हम समझ लेते हैं। एकदम इजी भाषा में समझाऊंगी, जरा भी टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं करूंगी, दैट आई एम श्योर। सेमी परमिएबल हमें समझना है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन समझना है, हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक आइसोटोनिक समझना है, प्लाज्मोलाइसिस समझना है। अब ये सारी चीजें ना एक ही पर्टिकुलर स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगी, एकदम अच्छे से समझना। ठीक है, बस अभी मूवी चलने वाला है, यहाँ पे फोकस रखना है। दूसरा सब कुछ भूल जाना है, खाली आप यहाँ पे फोकस रखो। सब कुछ एकदम पिछला जो भी यहाँ पे वर्ड लिखा था ना लिस्ट का, सब कुछ समझ में आ जाएगा, खाली यहाँ पे फोकस रखना। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ना मैं 3 सिनेरियोस क्रिएट कर रही हूँ। पहले तो 2 सिनेरियो करते हैं, फिर तीसरा बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 तरीके के सोल्यूशंस लिए हैं, 2 तरीके के सोल्यूशंस लिए हैं।
केस ए एंड केस बी। इसमें आप देख रहे हो ऑरेंज कलर का जो मैंने बनाया है दैट इज द सल्यूट। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो इज दिस विजिबल, यहाँ पे जो मैंने पार्टिकल्स बनाए हैं इसकी वजह से जो सोल्यूशन हो चुका है ना वो एकदम ही कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है। कॉन्सेंट्रेटेड यानी हाइपरटोनिक सोल्यूशन। दूसरा जो सोल्यूशन है बेटा यहाँ पे आप देख रहे हो काफी कम सोल्यूट पार्टिकल्स है, सो दिस विल बी टर्म्ड एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ये हो गया हाइपरटोनिक, ये हो गया हाइपोटोनिक। अब हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। हाइपरटोनिक में क्या होगा ना, हमेशा एक खाली एक आप याद रखना ये जो मैं स्टेटमेंट आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, तो यू शुड नो कि पानी का फ्लो क्या होगा फ्रॉम ईयर टू ईयर की ईयर टू ईयर, दैट यू शुड नो। और ये समझाने के लिए एक आप डायलॉग हमेशा याद रखना, जो कॉन्सेंट्रेटेड है उसको पानी दो, शांत कराओ उसको। कॉन्सेंट्रेटेड जो है चीज, आपको समझ रहा है ना कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब, कि जहां पे आपको दिख रहा है कि ज्यादा पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ज्यादा गुस्सा दिख रहा है, तो उसको पानी दे दो, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बस इतना ही करना है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने दो बीकर्स एक साथ जोड़ लिए, एक ही है वो, एक ही सोल्यूशन है। यहाँ पे ज्यादा पार्टिकल्स है और यहाँ पे कम पार्टिकल है, तो आप क्या करोगे, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक को छोड़ दो आप छोड़ ही दो, एकदम छोड़ दो। मुझे टेक्निकल में घुसना ही नहीं है, मुझे खाली आप इतना आंसर दो। आप अपना लॉजिक अप्लाई करो ये डायलॉग से कि जो कॉन्सेंट्रेटेड है उसको आप पानी दे दो, शांत कर दो। ये केस ए है, ये केस बी है। अब आप लोग मुझे बताएंगे व्हाट विल बी द फ्लो ऑफ द वाटर, विल इट बी फ्रॉम ए टू बी, के बी टू ए, कौन सा, ऑप्शन ए की ऑप्शन बी? सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे इन द कमेंट सेक्शन लिखेंगे, अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और अभी के अभी लिखो कमेंट सेक्शन में कि केस ए होगा कि केस बी होगा, क्या राइट आंसर है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड आपको कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, नहीं ये दिख रहा है ना, ए दिख रहा है ना कॉन्सेंट्रेटेड, तो इसको क्या करोगे, इसको पानी दोगे, उसके गुस्से को शांत करोगे, तो यहाँ पे फ्लो होगा फ्रॉम बी टू ए, इसका जो भी पानी है वो यहाँ पे जाएगा, जिससे पानी यहाँ पे जाने के कारण ये दोनों का इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा एंड यर द फ्लो विल बी फ्रॉम बी टू ए, नॉट ए टू बी। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आप एक्सपेक्ट करिए। दूसरे तरीके का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगर आपको पूछे कि केस ए या केस बी ये दोनों में से कौन है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक यानी क्या, देखने से ही समझता है कि जहां पे ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे उसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक। तो यहाँ पे बच्चों ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स है ना, सो हु इज हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक इज केस ए, राइट, हाइपरटोनिक इज केस ए। केस बी क्या हो गया, हाइपोटोनिक। बस मैंने तो पूरा टॉपिक आपको समझा ही दिया है, इसलिए बोल रही थी टेक्निकल में घुसना ही नहीं है, आपको एकदम इजी वे में मैं समझा दूंगी। एंड आई होप आप अभी एकदम क्लियर माइंड लेके चल रहे हो कि कैसे आपको फ्लो करवाना है बी टू ए की ए टू बी, क्योंकि ऐसे इतने आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे ना, ये आपको आने ही वाले हैं ऐसे क्वेश्चन, ये आप लिख के ले लो, ये क्वेश्चन स्किप ही नहीं होता है एग्जाम में। ये आपको हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक के ऊपर सवाल आएंगे ही आएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कि बताओ यहाँ पे यहाँ से जाएगा कि वहां से जाएगा, हाइपरटोनिक कौन है हाइपोटोनिक कौन है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो समझ लिया ना, कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो ये अभी आप इजीली बता सकते हो इसमें पानी का फ्लो क्या होगा।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने किशमिश डाली, यहाँ पे भी मैंने किशमिश डाली, ये हाइपरटोनिक है और ये हाइपोटोनिक है। क्या होगा? ये हाइपरटोनिक के कारण क्या होगा बच्चों? हाइपरटोनिक है मतलब किशमिश से ज्यादा भी उसके पास है शुगर। क्या होगा? कौन कॉन्सेंट्रेटेड है यहाँ पे? किशमिश कॉन्सेंट्रेटेड है कि इसका पानी कॉन्सेंट्रेटेड है? किशमिश वाला पानी कॉन्सेंट्रेटेड है यहाँ पे। मैंने लिख ही दिया है ना, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल पानी डालती तो बात कुछ अलग होती। नॉर्मल पानी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है, किशमिश यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी। किशमिश कॉन्सेंट्रेटेड है तो पानी कहाँ पे जाएगा? किशमिश के अंदर जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड किशमिश है, वो नॉर्मल पानी है। बट यहाँ पे बात अलग है। यहाँ पे केस क्या है बच्चों? किशमिश कॉन्सेंट्रेटेड है पर उसका जो पानी है सराउंडिंग वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो क्या होगा? गुस्से में कौन है अभी? किशमिश गुस्से में है कि पानी गुस्से में है? पानी गुस्से में है। तो कहाँ पे जाना चाहिए पानी? आउट, बाहर जाना चाहिए, क्योंकि गुस्सा कहाँ पे है? बाहर गुस्सा ज्यादा है, तो बाहर जाना चाहिए पानी। यहाँ पे क्या होगा? हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा? there will be plasmolysis, there will be प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस यानी क्या? कि इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट के, लाइसिस मतलब टूटना, ब्रेकडाउन, फट जाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है, जिससे सारा पानी बाहर निकल के आ जाएगा। अब दूसरा सिनेरियो, इसमें क्या होगा? इसमें पानी अंदर जाएगा कि पानी बाहर जाएगा? यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। हाइपोटोनिक मतलब कि किशमिश में जो कॉन्सेंट्रेशन है उससे कम कॉन्सेंट्रेशन बाहर है। मतलब हो सकता है कि यहाँ पे मैं नॉर्मल पानी यूज कर रही हूँ, नॉर्मल पानी में थोड़ा बहुत ही शुगर का पार्टिकल्स है। तो इसमें क्या होगा? गुस्से में कौन है? किशमिश गुस्से में है कि पानी गुस्से में है? किशमिश यहाँ पे गुस्से में है, किशमिश कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जो भी कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जो गुस्से में होगा, उसको पानी दिया जाएगा, राइट? तो यहाँ पे रेजिन विल स्वेल अप, किशमिश क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा? श्रिंक होगा। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें एनसीईआरटी में होती है और तभी आपको समझ में नहीं आता। बट आई होप आप सभी को समझ में आ गया कि श्रिंक कब होगा एंड स्वेल कब होगा। तीसरा सिनारियो समझाती हूँ, दैट इज आइसोटोनिक। ये तो बहुत ही इजी है। आइसोटोनिक यानी बेटा जो चीज का इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हो, जो यहाँ पे डाली जा रही है ना चीज, वो और सराउंडिंग सेम कॉन्सेंट्रेशन हो, तो उसे हम कहेंगे आइसोटोनिक। यानी कोई भी गुस्से में नहीं है, या तो दोनों दोनों गुस्से में है, क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही उसका कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ पे किसी को भी पानी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के अंदर सेम कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसमें कुछ भी पानी का फ्लो नहीं होगा। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक। समझ में आ रहा है? पानी का फ्लो सिर्फ और सिर्फ हाइपोटोनिक में होता है एंड हाइपरटोनिक में होता है। आइसोटोनिक में जरूरत ही नहीं पड़ती पानी के फ्लो को, क्योंकि उसमें ऑलरेडी दोनों का सेम कॉन्सेंट्रेशन है। इज दिस अंडरस्टूड? एकदम अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, कोई भी आपको डाउट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन की। देखो, सेमी परमिएबल अपना हो चुका है। सेमी परमिएबल यानी क्या? सेमी परमिएबल यानी क्या? जो आपको मैंने यहाँ पे समझाया था, ये जो आपने देखा, ये फिनोमेनन को क्या बोलते हैं पता है? आपने साइड बाय साइड ऑस्मोसिस भी पढ़ ही लिया। जो आपको समझ में भी नहीं आया कि मैंने आपको ऑस्मोसिस भी पढ़ा दिया। ऑस्मोसिस में यही होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का हाई कॉन्सेंट्रेशन है, सल्यूट का कम है, पर वाटर का तो ज्यादा है ना, इसलिए तो पानी यहाँ से यहाँ जा रहा है। राइट? तो पानी का जहां पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, वहां से लेकर लो कॉन्सेंट्रेशन, उसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में मोस्टली वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, मोस्टली। हाँ, मोस्टली। कभी कभी
गैसेस का हो जाता है, पर मोस्टली यहाँ पे हम वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे होते हैं। एंड ये जो मूवमेंट है उसके लिए एक कंपलसरी मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड है, दैट इज दिस मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन होनी चाहिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसके थ्रू ये मूवमेंट होगा। तो ये मूवमेंट के लिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, तब जाके इस फिनोमिना को हम कहेंगे ऑस्मोसिस। अब दूसरा आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी क्या बेटा? डिफ्यूजन यानी जहां पर आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है, जो फ्लो होगा वो विदाउट अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन हाई टू लो ही होगा, बट यहाँ पे ज्यादातर की वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ हम बात नहीं करते, हम बात कर रहे होते गैसेस की। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने परफ्यूम लगाया, सामने वाले रूम में भी वो स्मेल आएगी। कैसे होता है? आपने तो यहाँ पे परफ्यूम लगाया, तो यहाँ पे क्या हुआ है? डिफ्यूजन फिनोमेना हुआ है। आपने परफ्यूम लगाया तो आपके आजू बाजू वो पार्टिकल्स, जो गैस के पार्टिकल्स है वो ज्यादा है, वो गैस के पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं सामने वाले रूम में, दैट इज लो कॉन्सेंट्रेशन। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे किसका कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है? गैसेस की। यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स का होता है लेन देन विदाउट अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पे कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है। राइट? कोई है क्या? कुछ नहीं है। ये आर पार हो रहा है, हवा के आर पार, तो देर इज नो नीड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मोस्टली देखा जाता है इन केस ऑफ गैसेस, एंड दैट इज वाई डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस दोनों में डिफरेंस होता है। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कंपलसरी, इसमें जरा भी जरूरत नहीं है। इसमें ज्यादातर की पानी के पार्टिकल्स को देखा जाता है, इसमें गैसेस के पार्टिकल्स को देखा जाता है। दिस इज द डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट जाते हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो यहाँ पे हमने मेजॉरिटी जो मेन थे सेल ऑर्गेनल्स वो हमने पढ़ लिए। अब हम लोग दूसरे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके बिना हमारा सेल वर्किंग ही नहीं होगा, क्योंकि अब एकदम मेन मेन आएंगे। एंडोप्लाज्मिक, गोल्गी, इनका एक टीम है। जैसे उनका एक टीम था ना, वैसे इनका एक टीम है। तो इसमें आ जाएंगे ईआर, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल, ये सारे एक टीम बना के आते हैं और सभी का एक दूसरे के साथ लिंकेज होता है। सभी का एक दूसरे के साथ कोई ना कोई फंक्शन लिंक्ड है कि भाई मैं ये कर लूंगा ना तो उसके बाद में तू कंटिन्यू कर लेना वो चीज को। तो इस तरीके का वो लोग ग्रुप बनाते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट करते हैं। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट फॉर्म होता है ईआर, उतना हमें पता होना चाहिए, कॉमन सेंस है, दैट इज ईआर। अब ये जो ईआर है बेटा, ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो आरईआर या तो एसईआर। आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर यानी क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है एसईआर। एसईआर यानी क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों डिफरेंस, एक स्मूथ बोल रहे हो एक रफ बोल रहे हो, ये स्मूथ और रफ कैसे आया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी उसका जो सरफेस होगा ना बेटा, है तो ये भी ईआर ही, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। ये जो आप देख रहे हो ना ये स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं। अगर उसके सरफेस के ऊपर ये अलग अलग चीजें हैं, ये आप देख रहे हो, ये डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स देख रहे हो, ये डॉट्स को क्या कहा जाता है? राइबोसोम्स कहा जाता है। अगर उसके सरफेस के ऊपर वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है तो हम इसे कहेंगे आर ई आर, क्योंकि राइबोसोम्स जब उसके स्ट्रक्चर पे होते हैं तो उसका सरफेस क्या हो जाएगा? रफ हो जाएगा ना, रफ हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल स्किन के ऊपर पिंपल्स है तो उसको टच करेंगे तो रफ लगेगा। स्किन के ऊपर कुछ नहीं है, एकदम स्मूथ स्किन है, तो उसको क्या कहेंगे? स्मूथ। वैसे यहाँ पे भी सेम लॉजिक है। सरफेस के ऊपर अगर राइबोसोम्स है तो उसे हम कहेंगे आरईआर, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर सरफेस के ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है, एकदम खाली जगह है, तो उसे हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो है ना, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये नीचे वाले, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है।
इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, दैट इज रफ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ, ये रफ। क्लियर है डिफरेंस? अब ये दोनों का अलग अलग फंक्शन होता है। अब समझो एक चीज कि अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो कुछ तो सोच समझ के फंक्शन होगा ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ तो फंक्शन होता होगा ना। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम का फंक्शन ही आरईआर का है। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो आरईआर का फंक्शन क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। आरईआर का फंक्शन ही राइबोसोम का फंक्शन होता है, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। यही सेम चीज लिखी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब क्या? लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। यहाँ पे देख रहे हो ट्यूब्स रहेगा, ट्यूब पता है ना, ट्यूब, शीट्स, इस ये सब को हम बोलेंगे ईआर। ये ईआर दो तरीके के हो सकते हैं, आरईआर एंड एसईआर। आरईआर का फंक्शन क्या होगा? राइबोसोम का फंक्शन, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। तो आरईआर क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। एससीआर क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस करता है। लिपिड यानी क्या? फैट। तो ये फैट बनाता है, ये प्रोटीन बनाता है। अब ये दोनों का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस में यूज किया जाता है, दैट इज मेम्ब्रेन बनाने में, दैट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये आपका श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, श्योर शॉर्ट। इसको आप मार्क कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में नहीं आया ना तो मेरा नाम बदल देना कि व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस यानी क्या? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस को तोड़ के समझते हैं। मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन, बायो मतलब बायोजेनेसिस मतलब क्या? कि उसका फंक्शन। तो मेम्ब्रेन कैसे बनता है? आपने इतने सारे सेल ऑर्गेनेल्स देखे, आपने सेल देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा, सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर भी मतलब उसका जो कवरिंग है वो भी मेम्ब्रेन से बना है, सेल का मेम्ब्रेन भी बना है। तो ये सभी का मेम्ब्रेन कौन बनाएगा? ये तो बहुत बड़ा टास्क हो गया ना, अलग से टास्क है। तो ये टास्क के लिए ईआर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं, मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं। तो ये जो दो एसेंशियल चीजें हैं वो बनाने के लिए ईआर का सबसे बड़ा रोल होता है। ईआर क्या करता है बेटा? ईआर ये दोनों चीजें बना के देगा। ईआर का जो आरईआर पार्ट है वो प्रोटीन बनाएगा, ईआर का जो एसईआर पार्ट है वो लिपिड बनाएगा। तो लिपिड बन गया, प्रोटीन बन गया, बस हो गया हमारा काम, जिससे ये दोनों से बन जाएगा मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स, क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन्स यही रहते हैं जो आगे जाके बन जाते हैं, ये एंजाइम्स बन जाते हैं। कुछ कुछ हॉर्मोन्स भी पेप्टाइड होते हैं। तो इसी से ये दोनों से मतलब प्रोटीन भी हो सकते हैं और लिपिड भी हो सकते हैं। तो ये दोनों से क्या बन जाएगा? ये वाला हार्मोन एंड एंजाइम बन जाएगा। ईआर का बहुत बड़ा रोल होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ मेम्ब्रेन, इन द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन। इज दिस अंडरस्टूड? यस बच्चों। चलिए नेक्स्ट में जाएंगे गोल्गी। अब देखो यहाँ पे प्रोटीन बन गया, लिपिड बन गया, पर ये प्रोटीन एज इट इज हम लोग ना बाहर नहीं रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिज्जा का बोला था एग्जाम्पल, कि पिज्जा बन गया, आपकी बात बराबर है, पर पिज्जा को बॉक्स में डालना पड़ेगा, पैकेजिंग करना पड़ेगा, राइट? तब जाके हम कस्टमर को दे सकते हैं। तो वैसे ही ये सेल वाले भी यही सोचते हैं कि आरईआर ने प्रोटीन तो बना दिया, पर ये प्रोटीन हम लोग डायरेक्टली थोड़ी देंगे सेल के बाहर, उसको पैकेज करना पड़ेगा ना। नहीं तो नाम एकदम बदनाम हो जाएगा कि यार ये तो ऐसे ही डायरेक्ट दे देता है प्रोटीन, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो वो प्रोटीन को प्रॉपर पैकेजिंग करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है, दैट इज गोल्गी। गोल्गी क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है एंड पैकेजिंग करता है। तो इसका क्या काम होता है? प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। देखो यहाँ पे पैकर एंड ट्रांसपोर्ट का काम करता है ये। कोई भी चीज को किसी को भी चाहिए कुछ भी, तो ये पैकेज करके देगा, मस्त उसको गिफ्ट रैपिंग करके देगा एंड फिर ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो ये होता है गोल्गी का जॉब। Golgi apparatus. Golgi apparatus is also involved in the production of lysosomes. Very important MCQ बच्चों, ये मार्क कर लीजिए। आपको पूछा जाएगा कि लाइसोसोम्स कहाँ से आते हैं, लाइसोसोम्स को कौन जन्म देता है, लाइसोसोम्स की माँ कौन है? लाइसोसोम्स की माँ गोल्गी है।
ये याद रखना है। लाइसोसोम्स की माँ कौन है? गोल्गी है। गोल्गी ने ही लाइसोसोम्स को दुनिया में जन्म दिया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे गोल्गी के बारे में आपको पूछा जाएगा कि गोल्गी का जो ईच पार्ट है वो क्या, उसको क्या बोले जाता है? उसको सिस्टर ने बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सिस्टर ने। सिस्टर ने। फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलो गोल्गी। कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये एकदम पैरेलली अरेंज्ड है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो यहाँ पे ये पैरेलली अरेंज्ड है। इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टर्ने बोलते हैं। सिस्टर्न्स प्लूरल, सिस्टर्ने सिंगुलर। These membranes often have connections with the membranes of the ER. ये सब मैंने बोला ना एक ही टीम है, तो ER का ही कंटिन्यूएशन आगे जाके गोल्गी बन जाता है। The material synthesized near the ER is packaged and dispatched. यही सेम चीज कि अच्छे से उसको गिफ्ट रैपिंग करेंगे, एकदम पैकेज करेंगे और फिर ट्रांसपोर्टेशन या आउट ऑफ डिलीवरी कर देंगे, जिससे वो आगे के नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल में जा सके। तो वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी apparatus. Its functions include the storage, modification and packaging of the products. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स शुगर, सिंपल शुगर, ये सारी चीजें भी होती है। सो गोल्गी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं लाइसोसोम्स की। जैसे कि मैंने कहा कि लाइसोसोम्स को जन्म कौन देता है? गोल्गी देता है। तो लाइसोसोम्स जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टोरी में एक ट्विस्ट लाते हैं। ये क्या करते हैं पता है? ये सुसाइड कर लेते हैं। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स। ये आपको गिव रीजन श्योर शॉर्ट आएगा। गिव रीजन एकदम शॉर्ट शॉर्ट, कंपल्सरी गिव रीजन है ये कि why is लाइसोसोम कॉल्ड एज सुसाइड बैग। तो आप क्या बोलोगे? लाइसोसोम को इसलिए सुसाइड बैग कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम हेल्प करता है कि सेल के अंदर अगर कोई फॉरेन चीज आ गई तो वो सेल को तोड़ देना है, क्योंकि अगर वो सेल जीवित रहा तो दूसरे सेल्स का भी संगत बिगड़ जाएगा और सारे सेल्स इन्फेक्टेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई सेल के अंदर ना वायरस घुस गया, ये वायरस घुस गया तो ये क्या करेगा? ये सारे सेल ऑर्गेनल्स को तंग करेगा, हर एक के फंक्शन में आएगा और सब कुछ गंदा कर देगा। अगर ये सेल को भनक पड़ती है कि यार हमारे अंदर ना कोई फॉरेन पार्टिकल घुस गया है, तो लाइसोसोम क्या करता है? वो अलर्ट सिस्टम एकदम कर लेता है, एक्टिवेट कर लेता है कि अभी के अभी ना ये सेल को मारना पड़ेगा, खुद का ही खत्म करना पड़ेगा, खुदकुशी करना पड़ेगा, सुसाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं? लाइसोसोम्स के अंदर एकदम खतरनाक खतरनाक एंजाइम्स रहते हैं जिसे हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। एकदम एसिडिक होती है ये एंजाइम्स और ये इनके अंदर होती है इनएक्टिव फॉर्म में। पर जब भी उसको लगेगा, लाइसोसोम को लगेगा कि यार अभी मुझे स्टेप लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, तो वो उसके अंदर की हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को बस्ट कर देगी, जिससे क्या होगा? वो इतनी खतरनाक एंजाइम्स अगर बाहर आ जाती है, सेल के अंदर एकदम फैल जाती है, तो क्या होगा? ये सारे सेल ऑर्गेनल्स मर जाएंगे और देखते ही देखते ये पूरा सेल मर जाएगा। और ये सेल को मारने का डिसीजन सही भी था देखा जाए तो। अगर ये सेल को हम ज्यादा टाइम तक रखते तो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल दूसरे में जाता और ऐसे ही ऐसे पूरा बॉडी इन्फेक्टेड हो जाता। तो ये यहीं पे फर्स्ट स्टेज में उसको खत्म करने के लिए ये सेल खुद का सैक्रिफाइस करता है कि चलो मैं मर लेता हूँ पर मुझे बॉडी को नहीं मारना है। सो दैट इज वाई लाइसोसोम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको खाली विलन में हम लोग रखते हैं कि यार ये सुसाइड बैग्स है, ये ऐसे ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स फेंक देता है, ये ऐसे कैसे, अच्छा नहीं है ना? ये अच्छा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, राइट। अगर कोई सेल बूढ़ा हो गया है, बहुत टाइम से वो बेचारा काम कर रहा है सेल, कोई वायरस या कुछ भी नहीं गया अंदर, जस्ट वो बूढ़ा हो गया है, अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, उसके जो सेल ऑर्गेनल्स है वो एकदम बूढ़े हो गए हैं, कुछ काम नहीं कर पा रहे, एकदम स्लो स्लो फंक्शन हो रहा है, तो भी लाइसोसोम ये स्टेप लेगा। लाइसोसोम को लगा कि यार अब ये सेल को भी टाटा बाय बाय करने का समय आ चुका है क्योंकि उसके सेल ऑर्गेनल्स काम नहीं कर रहे हैं, तो तभी भी वो ये स्टेप लेगा और उसको बर्स्ट कर देगा ये पूरे सेल को।
तो लाइसोसोम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, चेक पॉइंट है वो, एक तरीके का इंडिकेटर है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो यही इसी के बारे में डिस्कस किया, फटाफट से इसको रीड कर लेते हैं बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेड यू अंडरस्टैंड। तो सेम चीज लिखी है मैंने, जो मैंने समझा ना सब कुछ मैंने आपको बताया है, सब कुछ। स्ट्रक्चरली राइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जस्ट बोला हमने, राइट। अब ये इसकी जो एंजाइम्स है ये प्रोटीन वाली एंजाइम्स है, और प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है। पर राइबोसोम किसके ऊपर अटके हुए हैं? किसके ऊपर? आरईआर के ऊपर। तो आरईआर ने कुछ एंजाइम्स बनाई और यही कौन कैरी कर रहा है? लाइसोसोम्स कैरी कर रहा है। जिसकी हम बात करें ना खतरनाक हाइड्रोलाइटिक एसिडिक एंजाइम्स, यही है वो। लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम मतलब क्या? कि कुछ भी हमारे बॉडी में वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर लग रहा है कि यार ये गंदा हो चुका है तो उसको फेंको बॉडी से, रखो मत बॉडी में। यही उसका काम है कि अगर कोई सेल बूढ़ा हो गया तो उसको फेंको। अगर कोई वायरस इन्फेक्टेड या बैक्टीरिया इन्फेक्टेड सेल हो गया तो उसको फेंको बॉडी से। उसको रखना नहीं है, कुछ भी गंदी चीज रखनी नहीं है बॉडी में। यही उसका काम है। Lysosome help to keep the cell clean by digesting any foreign particle as well as worn out cell organelles. Just मैंने आपको समझाया, सेम चीज है यहाँ पे। Lysosome break them up as they contain powerful digestive enzyme. When the cell gets damaged, lysosome may burst और एंजाइम पूरी निकलेगी, जिससे वो एंजाइम क्या करेगी? वो डाइजेस्ट कर देगी खुद ही के सेल को, जिससे सेल मर जाएगा। एंड दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल की बात करते हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया यानी क्या? दिस इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, ये एक एनर्जी करेंसी बनाता है जिसे हम कहते हैं एटीपी। एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये अपना एनर्जी करेंसी होता है। जैसे कि इंडिया में अगर मुझे कुछ भी लेना है तो मैं क्या करूंगी? मैं रुपया दूंगी, राइट। अपना एनर्जी, अपना करेंसी जो है वो क्या है? रुपए, राइट। तो पैसे देने पर हमें चीजें मिलती है। तो वैसे ही सेल में भी यही होता है, उनको एक तरीके का टोकन देना पड़ता है और वो टोकन का नाम है एटीपी। कुछ भी काम करवाना हो, मैंने आपको बोला इतने मिलियंस ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं हमारे बॉडी में, तो ये मिलियंस ऑफ रिएक्शन फ्री में नहीं हो रहे हैं। हर एक को टोकन देना पड़ता है कि प्लीज भैया ये कर दो, तो उनको एक टोकन देना पड़ता है। एंड दैट टोकन इज कॉल्ड एज एटीपी। तो उनको एटीपी ऐसे देना पड़ता है कि देखो मेरे पास एटीपी है, लोगे आप? यस। अगर वो एटीपी एक्सेप्ट करता है, एनर्जी एक्सेप्ट करता है, तो फिर वो काम करके देगा। समझ रहे हो आप? तो एटीपी इज द करेंसी। कुछ भी काम करवाना हो, कुछ भी रिएक्शन करवाना हो, हमें एटीपी लगेगा। तो ये एटीपी लाएंगे कहाँ से? बैंक से लाएंगे, राइट। पैसे कहाँ से लाएंगे? बैंक से लाएंगे। और कौन है एटीपी का बैंक? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से ही एनर्जी जनरेट होता है, उसी से एटीपी बनते हैं। एटीपी कौन बना रहा है? अपना माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे दूसरी चीजें हो पाती है, हमारे सेल में एक्टिविटीज हो पाती है। अभी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर ना फोल्डिंग्स है। आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो गोल्गी और माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्गी के अंदर जो फोल्ड्स है वो सिस्टरने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फोल्ड है इसे हम क्रिस्टे बोलते हैं, राइट। क्रिस्टे बोलते हैं। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसमें एक आपको इनर मेम्ब्रेन दिखेगी और ये एक आउटर मेम्ब्रेन दिखेगी। हमने ये दूसरा सेल ऑर्गेनल देखा है जिसके पास दो मेम्ब्रेन है। कोई बता सकता है सबसे पहला हम कौन सा था? न्यूक्लियस था, यस और नो? न्यूक्लियस के बाद में हम दूसरा ये कर रहे हैं, दूसरा हम सेल ऑर्गेनल पढ़ रहे हैं जिसके पास दो मेम्ब्रेन है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ रहा है? दूसरे सबके पास क्या हो रही है? सिंगल मेम्ब्रेन। एक और है सेल ऑर्गेनल जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, पर अभी के लिए दो ही याद रखो, एक तो न्यूक्लियस हो गया और दूसरा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये है क्रिस्टे और ये है इनर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन, राइट। एक नहीं है, दो है उसके पास। एक इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही है जो एटीपी जनरेट करता है।
एटीपी जेनरेट करता है। एंड वाई एटीपी इज इंपॉर्टेंट? एटीपी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। एटीपी के बिना कुछ नहीं हो सकता, कोई भी एक्टिविटी या कोई भी रिएक्शन नहीं होगा एटीपी के बिना। तो एटीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? नेक्स्ट, the energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP. Just मैंने यही कहा, own DNA and ribosome। तो यहाँ पे ना ये थोड़ी सी वियर्ड बात, वियर्ड रिसर्च समझ में आता है। यहाँ पे दूसरे सेल ऑर्गेनल की तरह ये सादा सेल ऑर्गेनल नहीं है। जब मैं ये कहूंगी आप थोड़ा सा चौंक जाओगे कि इसके पास खुद का डीएनए है। आप एक बात बताओ, सेल के पास खुद का डीएनए होना दैट इज सेंसिबल, बट सेल ऑर्गेनल के पास खुद का डीएनए होना दैट इज लाइक डिफरेंट, राइट? तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का डीएनए है गाइस, खुद का डीएनए, आत्मनिर्भर। तो यहाँ पे इसके पास एक खुद का डीएनए है एंड खुद के राइबोसोम्स भी है। जो सेल के पास है वही उसके पास है, दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, क्योंकि उसके पास देखो, जब भी आप एक बात हमेशा याद रखो, जब भी राइबोसोम आए तो आपका माइंड हमेशा जाना चाहिए ओके राइबोसोम है ना मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, बस इतना याद रखना है। राइबोसोम है मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होना ही है। यस, चलिए नेक्स्ट, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड एक और ऐसा अचंभित कर देने वाला ऑर्गेनल है, क्योंकि ये भी बच्चों होता है डबल मेम्ब्रेन। ये भी, इसके पास भी डीएनए है खुद का। तो अगेन यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एंड दिस इज ओनली एंड ओनली फाउंड इन प्लांट्स, ये एनिमल्स में नहीं होगा। इसका रीजन यही है कि प्लांट्स को करना है फोटोसिंथेसिस, राइट? फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल बहुत जरूरी है, और क्लोरोफिल किस में रहता है? प्लास्टिड के अंदर रहता है। प्लास्टिक नहीं, या प्लास्टिड्स। एनिमल को करना है क्या फोटोसिंथेसिस? नहीं। तो फोटोसिंथेसिस नहीं करना है तो क्यों चाहिए प्लास्टिड? तो एनिमल सेल को प्लास्टिड नहीं दिया जाता है, प्लांट सेल को केवल दिया जाता है प्लास्टिड, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करना है, राइट? एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द किचन ऑफ द सेल, क्योंकि यहीं पे खाना बनता है उनका। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, राइट? ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या है? खुद का खाना खुद बनाते हैं। हम क्या है? एनिमल्स क्या है? एनिमल्स हेटरोट्रॉफिक है, वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं फॉर खाना, खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो क्योंकि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले को खुद का खाना खुद बनाना है, तो उनके सेल के अंदर ही एक तरीके का किचन होना चाहिए। हमारे सेल के अंदर किचन होना जरूरी नहीं है, हमारे सेल के अंदर किचन होना ही नहीं चाहिए। अगर होगा तो हम खुद का खाना खुद बनाने लगेंगे, पर ये लोग खुद का खाना खुद बनाते हैं। सो दैट इज व्हाई दे नीड अ किचन इन देयर सेल, और इनका एकदम लाइव किचन है दैट इज प्लास्टिड। और ये प्लास्टिड के अंदर उनका क्लोरोफिल है, और ये क्लोरोफिल के जरिए उनका खाना बन जाता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो इस चैप्टर में हमने टोटल 3 ऐसे सेल ऑर्गेनल देखे जिसके पास डबल मेम्ब्रेन है, एक तो न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा प्लास्टिड। प्लास्टिड के पास भी देखो इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन है। इसके पास थाइलोकॉइड है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं थाइलोकॉइड। मतलब एक स्ट्रक्चर को थाइलोकॉइड बोलते हैं, पूरे को ग्राना बोलते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा यानी क्या? ये थाइलोकॉइड के बीच में जो फ्लूइड है इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा, दैट इज द फ्लूइड। अब ये जो प्लास्टिड है बेटा, प्लास्टिड 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। हर एक के पास क्लोरोफिल नहीं होता। 3 तरीके के हैं, एक तो क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, एंड तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। हर एक का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट की मैं बात करूं तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करेगा? जो भी स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, उसको वो स्टोर करके रखेगा। स्टार्च को, ये सबको स्टोर करके रखेगा। जैसे कि पोटैटो हो गया, तो पोटैटो के अंदर स्टार्च मौजूद रहता है, स्टोर्ड स्टार्च। तो उसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट ज्यादा होगा, क्योंकि उसे स्टोर करना है। तो जिसको भी स्टोर करना है कोई भी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, तो वो ल्यूकोप्लास्ट बढ़ा देगा। अभी फॉर एग्जांपल कैरेट हो गया,
या बीटरूट हो गया, ये सब चीज जिसमें कलर्स अवेलेबल है, टमेटो हो गया, तो ये सब में कलर्स है, राइट? तो उनको कलर चाहिए, तो वो कलर के लिए क्रोमोप्लास्ट रहेगा। क्या रहेगा? क्रोमोप्लास्ट। कलर्स के लिए हमेशा क्रोमोप्लास्ट। एंड तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रहेगा? क्लोरोफिल, जो कि हमें पता है ऑलरेडी क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है, फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल आपको मिल जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। कलर्स आपको मिल जाएंगे, कलर्स को हम पिगमेंट्स कहते हैं बेटा। एक ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है इसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। जो दूसरे कलरफुल पिगमेंट्स है, ऑरेंज पिगमेंट, येलो, रेड, ठीक है, ये सब जो पिगमेंट्स है ये क्रोमोप्लास्ट से दिए जाते हैं। एंड तीसरा इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का क्या फंक्शन है? उसमें कलर का कोई रोल नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वो स्टोरेज का है। दैट इज प्राइमरी ऑर्गेनल इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड। ठीक है। स्ट्रोमा मतलब फ्लूइड है, ओन डीएनए एंड राइबोसोम इसके पास भी है, खुद का डीएनए बच्चों, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास था खुद का डीएनए एंड राइबोसोम, वैसे ही इसके पास भी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है। एंड डबल मेम्ब्रेन है, तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात करेंगे वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल इज द खाली जगह। कुछ भी चीज बच जाती है तो हम फ्रिज में डालते हैं, राइट? क्योंकि फ्रिज अपना एक तरीके का स्टोरेज हो गया, टेम्पररी स्टोरेज। तो वैसे ही अब कुछ भी खाना बन गया, प्लांट ने कुछ भी खाना बना लिया, और वो खाना इतना नहीं खाना तो क्या करेगा? वो रख देगा ना कहीं ना कहीं। सेम गोज विद एनिमल। एनिमल ने भी बहुत ज्यादा खाना खा लिया पर उतना खाने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन में इतना एनर्जी का जरूरत नहीं है, तो कहाँ पे स्टोर करेगा? वैक्यूल में स्टोर करेगा, राइट? तो वैक्यूल्स आर मेंट टू बी स्टोर्ड, स्टोरेज के लिए ही है उसका। एंड स्टोरेज भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती है। कुछ कुछ गैस का स्टोरेज करता है, कुछ वेस्ट का स्टोरेज करता है, कुछ स्टार्च का स्टोरेज करेगा, फूड का स्टोरेज करेगा, तो हर एक का स्टोरेज का डिफरेंस अलग है। तो वैसे ही इतना समझना है कि वैक्यूल्स है, पर वैक्यूल सबसे ज्यादा प्लांट में रहेगा। प्लांट में भी इसका भी एक मीनिंग है, इसका भी एक रीजन है कि प्लांट्स आर स्टेशनरी, एक ही जगह रहने वाले हैं। अगर उनको भूख लगी तो वो क्या करेंगे? अगर आपने एक दिन उसको पानी दिया और उसने फोटोसिंथेसिस कर लिया, पर नेक्स्ट डे या एक वीक तक आप पानी ना दो, आप कहीं घूमने चले जाओ, तो वो प्लांट तो मर जाएगा ना। तो उसको हमेशा बैकअप रेडी रखना है, इसलिए वो वैक्यूल में पूरा बैकअप रेडी रखता है। वो सब कुछ इतना ज्यादा स्टोर करके रखता है ना कि उसका सेल आप देखोगे प्लांट सेल का, तो आपको सबसे ज्यादा वैक्यूल ही दिखेगा। उसके सेल में आपको बीच में न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, आपको एकदम टूवर्ड्स द पेरिफेरी दिखेगा। ये भी आपको गिव रीजन आएगा कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द पेरिफेरी। व्हाई? बिकॉज प्लांट सेल्स हैव लार्जर वैक्यूल्स, जिससे वो जो न्यूक्लियस है वो शिफ्ट हो जाता है, वो पुश हो जाता है टुवर्ड्स द पेरिफेरी। एंड दैट इज व्हाई एनिमल सेल में आप देखोगे तो वो सेंटर में है, क्योंकि उसमें वैक्यूल पुश नहीं कर रहा है, वैक्यूल बहुत छोटा है। प्लांट सेल में ही आपको दिख रहा है इतना बड़ा वैक्यूल, एनिमल सेल में तो आपको दिखेगा भी नहीं, इतना छोटा सा वैक्यूल रहेगा, या तो कभी कभी वैक्यूल भी नहीं रहेगा, क्योंकि स्टोरेज का इतना नहीं है इंपॉर्टेंट। क्योंकि एनिमल सेल को जब चाहे तब वो खा सकता है, उसको स्टोरेज का जरूरत नहीं है, इसको स्टोरेज का जरूरत है। दैट इज अ प्लांट सेल हैव लार्जर वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। इवन गैस है, यहाँ पे ऐड कर दो, गैस का भी रहता है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स, whereas प्लांट सेल में बहुत बड़े वैक्यूल्स होते हैं, क्योंकि उनका फंक्शन भी ज्यादा होता है। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। वैक्यूल क्योंकि इतना बड़ा हिस्सा लेके बैठा है, तो वो एक तरीके का स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को, कि इसके वजह से सेल एकदम एकदम प्रॉपर फ्रेमवर्क लेके बैठा है। दूसरा सेल सैप। सेल सैप मतलब उसका खाना, तो जो उसको खाना अभी नहीं नीडेड है तो वो स्टोर कहाँ पे कर देता है? वैक्यूल में स्टोर कर देता है। इट स्टोर्स इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस लाइक अमीनो एसिड्स, शुगर्स, आप बोलो ना, मतलब जो आप बोलोगे वो स्टोर करता है वो। हर एक चीज के वैक्यूल्स होते हैं। वेस्ट का भी वैक्यूल होता है कि अगर एक्सक्रीटा ज्यादा हो गया है और अभी उसको नहीं निकालना है, तो वो भी वहां पे स्टोर कर देगा वैक्यूल में। दैट इज वेस्ट वैक्यूल। तो हर एक चीज का वैक्यूल है।
Some unicellular organisms have food vacuoles, while some others have specialized vacuoles to expel excess of water and waste. जस्ट मैंने कहा ना, वेस्ट वैक्यूल करके भी रहता है। अब बात करेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल, क्योंकि हमने सारी ही चीजें डिस्कस कर ली, सभी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस कर लिया। तो अब हमें क्लियर डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है कि यार प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस रहेगा, क्या डिफरेंस है। प्लांट सेल में सबसे पहले तो आप लोग क्या बोलोगे कि प्लांट सेल में मैम सेल वॉल रहता है, एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट इज सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं होता है, राइट। तो सबसे पहला डिफरेंस ही यही होगा कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं रहेगा और प्लांट सेल में सेल वॉल रहेगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं वैक्यूल की। तो वैक्यूल सबसे बड़ा कहाँ पे रहेगा, प्लांट सेल में रहेगा, राइट, जो कि न्यूक्लियस को भी शिफ्ट कर देता है पेरिफेरी में, वेरएस एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत ही स्मॉल है या तो टेम्परेरी है। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट में रहेगा, या प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट में रहेगा। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव प्लास्टिड्स, यस और नो। नेक्स्ट सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स भी सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में रहते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते हैं। ये एक तरीके के सेल डिवीजन में काम करते हैं, ठीक है। ये भी आपके अभी सिलेबस में नहीं है, आप 12th स्टैंडर्ड में जाओगे ना तब सेंट्रियोल के बारे में समझना, अभी के लिए नहीं। ये सेल डिवीजन में सेंट्रियोल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फ्लैजेला, फ्लैजेला इंपॉर्टेंट कहाँ पे है, फ्लैजेला देखो ऑब्वियसली एनिमल सेल में ही रहेगा। फ्लैजेला का मतलब क्या है, पीछे एक पूंछ, जैसे स्पर्म में आप देखते हो ना, स्पर्म में पूंछ होती है ना पीछे, इसे हम कहते हैं फ्लैजेला। तो प्लांट सेल तो स्टेशनरी होते हैं, स्टेशनरी मतलब एक ही जगह रहते हैं। प्लांट को कभी देखा है चलते हुए, नहीं, नहीं चलते हैं, वो एक ही जगह रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेल के पास कोई भी तरीके का मूवमेंट करने के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है प्लांट सेल को। तो फ्लैजेला जो जो होता है दैट इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, नॉट इन केस ऑफ प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट सेल को एक ही जगह रहना है पूरी जिंदगी। तो यहाँ पे फ्लैजेला सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में रहेगा। और दूसरे जो सेल ऑर्गेनल्स है ये दोनों में कॉमन है, जैसे कि राइबोसोम हो गया, ईआर हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये दोनों के पास होते हैं, राइट। डिफरेंस खाली इसमें और इसमें है। चलिए अब लास्ट जो हमारा टॉपिक बचता है दैट इज सेल डिवीजन, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में एक थोड़ा सा जिक्र किया था कि सेंट्रियोल होते हैं सेल डिवीजन में। बच्चों सेल डिवीजन यानी क्या, जैसे कि वर्चाओ भैया ने हमें कहा था कि कोई भी सेल हो वो सेल का प्री एग्जिस्टिंग सेल ऑब्वियसली होगा। जैसे कि ये दोनों सेल आए हैं, तो ये दोनों सेल आए कहाँ से है, ये लाइफ में कैसे आए, क्योंकि उनके एक प्री एग्जिस्टिंग सेल था, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड हुआ तब जाके ये डॉटर सेल्स आए ना। तो ये डिवाइड कैसे होता है, बाय टू प्रोसेसेस, बाय टू प्रोसेसेस बच्चों। एक तो देखो मैं पहले आपको ना समझा लेती हूँ, फिर हम लोग ये सब थियोरी जो मैंने स्लाइड बनाई है वो हम लोग जाएंगे, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको समझाऊंगी तो आपको कुछ नहीं समझ में आना, ठीक है, कुछ नहीं समझ में आएगा। आप खाली मैं क्या आपको बोलना चाह रही हूँ ना वो आप फोकस रखिए, जैसे आपने पूरा लेक्चर देखा तो आपको कैसे समझ में आया, तो वही आपको वही टेक्निक करना है। मैं क्या बोल रही हूँ ना, कृषि मैम क्या बोल रहे हो वो आप सुनो खाली, बस दूसरा आपको खुद का दिमाग नहीं लगाना है मेरे लेक्चर में। अब देखो यहाँ पे कोई भी मदर सेल ले लो आप, ये जो मदर सेल है उसके पास न्यूक्लियस होगा, यस होगा। अब इसको सेल डिवीजन करना है, इसको क्या करना है, सेल डिवीजन करना है। सेल डिवीजन करने के लिए दो प्रोसेसेस होती है, कौन सी दो प्रोसेसेस, एक तो होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन। दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोप्लाज्म यानी साइटोकाइनेसिस।
अब ये जो है ये सेल है, इसका केरियोकाइनेसिस करेंगे और साइटोकाइनेसिस करेंगे, हम लोग ही करेंगे। चलो रेडी हो जाओ। सबसे पहले तो इसका केरियोकाइनेसिस करते हैं। केरियोकाइनेसिस मतलब क्या? न्यूक्लियस का डिवीजन, राइट। इसके पास एक ही न्यूक्लियस है। ये जो सेल है ना, ये पहले क्या हो जाएगा ना, ये इलोंगेट हो जाएगा, इससे थोड़ा सा फैल जाएगा। ये मदर सेल जो है ये फैल जाएगा। न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, मतलब यहाँ पे मैं क्या करवा रही हूँ, केरियोकाइनेसिस करवा रही हूँ। ठीक है, केरियोकाइनेसिस करवा रही हूँ। ये केरियोकाइनेसिस ऐसे होगा। इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, धीरे धीरे डिवाइड हो रहा है। अब एक बार न्यूक्लियस डिवाइड हो गया बेटा, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया क्योंकि कैरियोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड। तो अभी क्या करना है, अभी ये जो साइटोप्लाज्म है ना, जो ये दोनों को अभी तक सेपरेट नहीं होने दे रहा, उसको भी सेपरेट कर दो। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा अपना, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करो। साइटोप्लाज्म को डिवाइड करो, जिससे साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है हमें। साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है, जिससे नेक्स्ट स्टेप वुड बी ये अलग और ये अलग, और इसे हम क्या कहेंगे, डॉटर सेल्स। सही है, समझ में आ रहा है कि कैसे ये पूरा हुआ। सबसे पहले तो मदर सेल था, ये मदर सेल को सेल डिवीजन करना था, तो दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, केरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। केरियोकाइनेसिस यानी क्या, कि उसका पहले न्यूक्लियस डिवाइड करो, तो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करो, तो साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। इससे ये पूरा ही पूरा सेल डिवाइड हो जाएगा, एंड आपको मिलेगा दो डॉटर सेल्स। तो यहाँ पे मदर सेल है, यहाँ पे डॉटर सेल्स है। समझ में आ गया। अब ये जो हमने पूरा प्रोसेस किया बेटा, कि पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ना, सेल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। मैं आपको पूरा टॉपिक ही पढ़ा रही हूँ, उसके बाद में स्लाइड्स देखते रहेंगे हम। अभी मुझे उसको ब्रेक नहीं करना, हमने जो अभी लिंक बनाया है, उसको ही कंटिन्यू करते हैं, जिससे आपका पूरा चैप्टर अभी कंप्लीट मैं आपको करवाने वाली हूँ 2 मिनट के अंदर। ये सेल डिवीजन है। ये सेल डिवीजन जो है, ये सेल डिवीजन दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाते हैं। माइटोसिस यानी, अगर मेरे पास जो डॉटर सेल, अगर मेरे पास जो मदर सेल है, मदर सेल मैंने दोनों में ना 2n लिया। 2n यानी आप समझते हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है फॉर एग्जांपल ह्यूमन का, तो ये 2n नंबर हो गया, क्योंकि n 23 है।
एन यानी हैप्लॉइड, एन यानी क्या, हैप्लॉइड सेल। दो तरीके के सेल होते हैं बेटा, हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल, देखो दो तरीके के सेल होते हैं, हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड यानी क्या कि सिंगल 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 रहेंगे वो लोग। डिप्लॉइड यानी क्या कि उसी के जोड़े आ जाएंगे, तो ये डिप्लॉइड हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 23 क्रोमोसोम्स है और उसी के पार्टनर्स आ जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा, तो डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएगा, राइट। क्योंकि पहले वो सारे सिंगल थे, सभी को पार्टनर मिल गया, सभी की शादी हो गई, तो सब डबल हो जाएंगे, तो सारे ही सारे डिप्लॉइड हो जाएंगे, राइट। तो डिप्लॉइड सेल यानी 2n, हैप्लॉइड सेल यानी n। इतना बेसिक डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। तो अगर मैं बात कर रही हूँ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम्स है, कोई भी ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्लाई की बात कर रही हूँ या ह्यूमन की बात कर रही हूँ, कैट या डॉग या किसी की भी, अगर मैं बोल रही हूँ कि उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो ऑब्वियसली आई एम शेयरिंग द नंबर ऑफ 2n, वो बाय डिफॉल्ट है। अगर मैं बोल रही हूँ कि फ्लाई के अंदर ना 8 क्रोमोसोम्स है, 8 मतलब भी 2n ही हुआ। तो आपको कैलकुलेट करना है कि हैप्लॉइड में कितना होगा, तो हैप्लॉइड में कितना होगा, 4 होगा। अभी समझ रहा है, मैथ समझ रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ कि अम, एक कैट है, कैट में 16 क्रोमोसोम है, ऐसी सिनेरियो है, कैट में 16 क्रोमोसोम है, तो वो क्या हुआ, ये 2n नंबर हुआ कि n नंबर हुआ, 2n नंबर हुआ, तो 2n इज 16, तो हैप्लॉइड कितना होगा, 8 होगा। अभी समझ रहे हैं, यस। तो हैप्लॉइड मतलब हमेशा n होगा और डिप्लॉइड हमेशा 2n होगा। और जितने क्रोमोसोम्स होते हैं ना उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, दैट विल बी ऑब्वियसली 2n। फिर आपको कैलकुलेट करना है कि उसका n क्या होगा, यस। चलिए, तो जो माइटोसिस होगा, ये माइटोसिस का क्या फ्लो होता है, माइटोसिस में हमेशा, बेटा ध्यान से सुनना, माइटोसिस में हमेशा इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दिए जाते हैं टू द डॉटर सेल्स। इसको भी 2n दिया जाएगा, इसको भी 2n दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि इसको आधा आधा, नहीं। माइटोसिस इज ऑलवेज इक्वल डिवीजन। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आधा आधा सिस्टम होता है, यहाँ पे n, यहाँ पे n, and that is why meiosis is not an equal division. Halving the number of chromosomes takes place. तो इसमें डॉटर सेल्स जो होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। इसमें डिप्लॉइड के डिप्लॉइड ही निकले, ये डिप्लॉइड था तो ये भी डिप्लॉइड ही था। तो जब भी इक्वल डिवीजन हो तो इसे हम कहेंगे माइटोसिस। पर जब अनइक्वल हो कि ये डिप्लॉइड है मदर सेल, पर जो बच्चे निकल के आ रही है, डॉटर सेल जो निकल के आ रहे हैं, वो है हैप्लॉइड, इस केस में मियोसिस हुआ है। माइटोसिस में कैसे आपको समझेगा कि इक्वल डिवीजन है, डिप्लॉइड मदर सेल तो डिप्लॉइड डॉटर सेल्स। हैप्लॉइड अगर मैं मदर सेल लेती कि यहाँ पे एन होता, तो डॉटर सेल भी एन एन निकलते, तो यहाँ पे इक्वल डिवीजन होता है। यहाँ पे क्या होगा, अनइक्वल, हेल्विंग होगा, हाफ हो जाएगा। कि मदर सेल 2n है तो ये क्या हो जाएगा, n एंड n। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मदर सेल n है तो डॉटर सेल n एन n, मदर सेल 2n है तो डॉटर सेल 2n 2n। समझ में आ रहा है, इज दिस अंडरस्टूड, ओके। चलो अभी समझते हैं ना, ये डॉटर सेल वाला जो सिस्टम मैंने आपको बोला, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, ये हैप्लॉइड कभी होगा और डिप्लॉइड कभी होगा। तो हैप्लॉइड यूजुअली देखा जाता है, हैप्लॉइड यूजुअली देखा जाता है गैमीट्स में, यानी स्पर्म हो गया, एग हो गया, ये सब में हमेशा 23 क्रोमोसोम ही रहेंगे। इसका भी कारण है,
क्योंकि आगे जाके स्पर्म और एग दोनों फ्यूज होने वाले हैं ना, जाइगोट बनाने वाले हैं। हम जो बने हैं वो स्पर्म और एग से बने हैं, दोनों से बने हैं। अगर मान लेते हैं ये सिस्टम नहीं होता, मियोसिस वाला सिस्टम ही नहीं होता, तो इसके पास भी, स्पर्म के पास भी 46 होते एंड एग के पास भी 46 होते। तो जो बच्चा होता उसके पास आप समझो कितना होता। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये एबनॉर्मल हो जाएगा, केस ही एबनॉर्मल हो जाएगा। ये नॉर्मल है। अब इसमें क्या होता है, जो स्पर्म है उसके पास 23 क्रोमोसोम है, एग है उसके पास 23 क्रोमोसोम है, टुगेदर आएंगे, बच्चा आएगा उसमें 46 आएगा। दिस इज नॉर्मल, क्योंकि ह्यूमन हैज 46 क्रोमोसोम। तो यही कारण से मियोसिस होता है, दैट इज हैल्विंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिससे गैमीट्स में ये वाला सिस्टम देखा जाता है। इसे हम जर्म सेल्स भी कहते हैं। यस, आई होप सेल डिवीजन वाला जो टॉपिक है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। सो इसी के साथ बच्चों इस चैप्टर का दी एंड करते हैं। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा हो एंड एकदम इजी लगा हो, क्योंकि मैंने कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी है जो आपके एग्जाम में आने वाली है बट ना पढ़ाई हो। हमने हर एक चीज कर ली है जो एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, और अब कुछ भी नहीं बचता जो एनसीईआरटी में हमने ना किया हो। तो अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर में एंड नेक्स्ट सारे सेशंस में, क्योंकि यहाँ पे वन शॉट हो चुका है। अब हमारी बारी आती है दूसरे जो क्वेश्चंस है वो करने की, राइट? क्योंकि थ्योरी हो गया तो क्वेश्चन तो करेंगे ही ना, प्रैक्टिस तो करेंगे ही। तो कृषि मैम आप लोग के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस भी लेकर आएंगे। तो जल्दी से वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप लोग मुझे बताइए कि आपको कौन से सेशन चाहिए। आप लोग जो मुझे बोलोगे वो मैं आप लोग के लिए करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग लिखिए, आप लोग डिमांड करिए, जितने कमेंट ज्यादा होंगे उस हिसाब से मैं सेशन लेने का करूंगी ट्राई, ठीक है? कि आपको क्या चाहिए, आपको कौन से प्रैक्टिस सेशन चाहिए, आपको इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एग्जाम्पलर, आपको क्या चाहिए वो आप लिखिए कमेंट सेक्शन में। द सेशन विल बी डन, ठीक है? सो आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो। वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।